जी अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर कौन सा बनेगा? चलो वो बकर वहाँ से देख लेना लेक्चर नंबर कौन सा बन रहा है, ठीक है। कैफ 2। ओके, क्लियर है, ऑल शुरू करें। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाए भाई। अच्छा जी, कल हमारी बात चल रही थी कि ऐसा भी हो सकता है एक ही वक्त में आप एसेट भी बाय कर रहे हों और आप इनकम भी कमा रहे हों। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, एक ही वक्त में आप एसेट भी बाय कर रहे हों और आप इनकम भी कमा रहे हों। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल की मार्केट में जाके कहा था कि मैं चाहता हूँ मोबाइल की मार्केट में जाके मोबाइल बेचूं, सॉरी माजरत, मैं चाहता हूँ रिटर्न बना के दूं मोबाइल बनाने वो मोबाइल की दुकान वालों को। तो आपने सोचा कि मैं उनको रिटर्न बना के दूं। तो ऐसी सूरत के अंदर मोहतरम आप जो है वो क्या करेंगे, आम तौर पर जो रिटर्न बनाने की एंट्री होती है वो होती है कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट। लेकिन आपने दुकान पे लैपटॉप पसंद कर लिया, यही फिगर थी मेरे ख्याल से तीनों क्लासों में। किसी और क्लास में कोई और फिगर हुई तो फिर वो एडजस्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। मेरे ख्याल से तीनों क्लासों में मैंने यही फिगर यूज की थी कल। अच्छा, अब जी कल हमने ये पढ़ा था, ये देखते रहिएगा जरा। वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, ये हम पेज 150 पे आपको बनवाया था। वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स। इस पे तो आप हुकूमत को टैक्स देंगे क्योंकि आपको पता है इनकम्स होती हैं टैक्सेबल। Where the acquisition of an asset is the derivation of an amount which is chargeable to tax, the cost of laptop shall be sum of, लैपटॉप की कॉस्ट निकलेगी कैसे, सम ऑफ द चार्जेबल या टैक्सेबल अमाउंट प्लस एनी कैश पेड। ओके, अच्छा यार, ये मैंने कल पहली क्लास में ऑनलाइन में जिसमें रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें बात कर ली थी, दूसरी दो क्लासों में अगली बात रह गई थी, इसलिए ये ज़रा सुन लें। अच्छा, ये समझ लीजिए ये है मिस्टर FCA, यानी इसको CA किए हुए अरसा हो गया, इसका बड़ा तजर्बा है। हुकूमत ने कहा यार तू बड़ी रिटर्नें बनाता है, चल हमें अपनी इनकम पे टैक्स दे, चल हमें अपनी इनकम पे टैक्स दे। अच्छा यार, फर्ज करो यही काम, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, फर्ज करो यही काम नया नया फ्रेश क्वालिफाइड MBA करे। MBA ने क्या किया, MBA ने किसी को अपने टैक्स, MBA ने किसी को रिटर्न बना के दे दी। मिस्टर FCA नहीं, मिस्टर MBA, मिस्टर MBA ने किसी को रिटर्न बना के दे दी। अब ये जो मिस्टर MBA है, इसने जब किसी को रिटर्न बना के दी तो MBA को हुकूमत ने बुला के कहा यार तूने ताज़ा ताज़ा MBA किया है, तो चल यार MBA वाले तू क्या याद करेगा, हम तेरी इनकम को क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं, हम तेरी इनकम को क्या करते हैं, माफ करते हैं टैक्स से। अब इसने भी वही काम किया, ये जाता था बाजार, बाजार जाके लोगों की रिटर्न कैलकुलेट करता था, इनकम कैलकुलेट करता था और लोगों को कहता था जिसने टैक्स निकलवाना है मेरे से निकलवाओ। तो एंट्री करता था कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन इसको भी एक दुकान के ऊपर लैपटॉप पसंद आ गया, सर्विस इनकम, इसको भी एक दुकान पे लैपटॉप पसंद आ गया। दुकानदार ने कहा मोहतरम MBA साहब आप मुझे 41,000 पे करें, 8,000 सॉरी, मोहतरम MBA साहब आप मुझे 41,000 पे करें। इसने उनको 41,000 पे कर दिया। अब बोलो हुकूमत ने MBA को कहा हुआ है यार MBAs करने वाले, मिसाल दे रहा हूँ, MBAs करने वाले अगर कोई कारोबार शुरू कर दें छोटा मोटा रिटर्न बना के देने का लोगों को, तो इनकी इनकम हम माफ कर दिया करेंगे, CA वालों से टैक्स लिया करेंगे, इनकी इनकम माफ कर दिया करेंगे। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन फर्ज करो इसकी इनकम क्या है, टैक्सेबल है या माफ है, एग्जेम्प्ट है। अब अगर मोहतरम इसकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो मोहतरम यहाँ टैक्सेबल एग्जेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ट्रीटमेंट में चेंज नहीं आएगी। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शेल बी सम ऑफ, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप उसी तरह निकलेगी बैलेंसिंग, लैपटॉप के ऊपर जो प्राइस लिखी होगी ना उसके टैग पे, उसको नहीं देखा जाएगा। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शेल बी सम ऑफ 41,000 प्लस 8,000 दैट कम्स टू 49,000। तो अब जरा बात गौर से समझिएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये जो मिस्टर FC है ना, इसके लिए पहले मैं बात करता हूँ, FCA को करीब ले आते हैं। Where the acquisition of an asset is the derivation of an amount which is chargeable to tax, the cost of laptop shall be sum of the amount chargeable plus any cash paid। आगे चलें,
where the acquisition of an asset is the कमाना of an amount which is exempt from tax. इधर कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट से. The cost of laptop shall be sum of the amount exempt plus any amount paid. तो ये मिस्टर एमबीए वाली बात जो है वो नोट कर लें, अगर किसी ने नहीं नोट की हुई. इसकी इनकम को हुकूमत ने थोड़े अरसे के लिए माफ़ किया हुआ है. अगर इसकी इनकम को हुकूमत ने माफ़ किया हुआ है, ये जो है ना पहले वाला, ये हमारा 0.8 बनेगा सेक्शन 76 का, और ये सेक्शन 76 का 0.9 बनेगा. ओके. अच्छा जी, अब पढ़ लें ये 76 का 9. वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, जहां आप एसेट खरीद रहे हो और साथ ही इनकम भी कमा रहे हो, लेकिन वो इनकम कौन सी? एग्जाम्प्ट. द कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी इक्वल टू एग्जाम्प्ट अमाउंट प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर द एसेट. ओके मोहतरम, ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं फिलहाल पेंडिंग कर रहा हूं. ये कॉन्सेप्ट है, आपने लीज पे लिया था एसेट, यानी किराया पे कर रहे थे, बीच में आपको ख्याल आया कि मैं इस एसेट को ख़रीद लूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं ज़रा आर्ती तौर पे पेंडिंग कर रहा हूँ. अच्छा जी, कल वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवाना था, वो था 0.7. जहाँ कोई पार्ट ऑफ एसेट डिस्पोज करें तो द कॉस्ट शैल बी ए पोर्शन बिटवीन पार्ट रिटेन्ड एंड पार्ट डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द फेयर वैल्यूज एट द डेट ऑफ परचेज. वो जो कल एरोप्लेन वाली बात की थी, तो ऑनलाइन क्लास में तो एरोप्लेन मैंने बनाया था, लेकिन दूसरी क्लास में जाके जो है वो, बल्कि तीसरी क्लास में जाके मैंने एरोप्लेन गूगल से ढूंढ लिया था. तो एरोप्लेन आपको पता है गूगल से मिल जाते हैं. तो मोहतरम ये एक एरोप्लेन है, दिखने में क्या लग रहा है? एरोप्लेन. ये एरोप्लेन कल जो बातें हुई थी हमारी, ये एरोप्लेन आपने खरीदा 200 मिलियन का. ये एरोप्लेन आपने कितने का खरीदा? यार जब एरोप्लेन खरीदा होगा तो उसमें तो कुर्सियां भी शामिल होंगी. अब आप एक बाजार में गए, उस बाजार में आवाजें लग रही थी एरोप्लेन एरोप्लेन बगैर कुर्सियों के, एरोप्लेन बगैर कुर्सियों के. आपने उसकी फेयर वैल्यू पता की, ये तो आपने कुर्सियों वाला खरीदा है. फिर उसी बाजार में आप आगे गए तो आवाज लग रही थी एरोप्लेन की कुर्सियां एरोप्लेन की कुर्सियां एरोप्लेन की कुर्सियां. अब आपने उस बाजार से ना डेट ऑफ परचेज पे पता चलवाया कि एरोप्लेन कुर्सियों के बगैर कितने के और उसकी कुर्सियां कितने की हैं. तो कल हमने ये डिस्कशन की थी. क्या डिस्कशन की थी? कि एरोप्लेन खरीदा आपने 200 का, ये आपकी जेब से आउटफ्लो हुआ. अगर आप बकाया एरोप्लेन खरीदते हैं कुर्सियों के बगैर तो आपको बाजार से मिलता है 190 का, और कुर्सियां अलग से खरीदते हैं तो 20 मिलियन का मिलता है. तो 210 की दोनों चीजें अलग-अलग मिल रही हैं, लेकिन इकट्ठी खरीदने की वजह से दोनों 200 की हो गई हैं. जैसे कॉलेज वाले, मिसाल दे रहा हूं, मेरा ख्याल है करते नहीं है, ऑनलाइन भी है फिजिकल भी है, दोनों की फीस 20-20 हज़ार है. अब कॉलेज वाले कहें जो ऑनलाइन फिजिकल दोनों में दोनों लेना चाहता है, एक ही बच्चे ने कहा मैंने तो दोनों लेने, कभी ऑनलाइन दिल चाहता है कभी फिजिकल दिल चाहता है, तो कॉलेज वाले उसको कहें चलो यार तुम 40 ना दो, तुम 35 दे दो. तो अब दोनों चीजें अलग-अलग ये ले सकता था बाजार से, लेकिन इसने इकट्ठी ले ली, इसलिए पे कितना किया? 200 मिलियन. अब यार हमने क्या किया था? 200 को पकड़ा था, 200 को पकड़ के, ये 200 क्या है? सारे एरोप्लेन की कॉस्ट. इसको डिवाइड किया था सारे एरोप्लेन की फेयर वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दिया था कुर्सियों की फेयर वैल्यू से, ताकि पता चल जाए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सीट्स. और ये ना ऐसे भी हो सकता है, जरा देखो, ये ना ऐसे भी ज्यादा समझ आ सकता है. अच्छा, अगर मैं 200 को यहां लिख दूं, यानी 210 के मुकाबले में 200 को वर्सेस 200 को यहां लिख दूं, तो यहां भी जरा अच्छा आपको समझ आ सकता है. कैसे? देखो, ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी. अगर 200 की कॉस्ट वाली चीज की फेयर वैल्यू 210 है, तो बताओ जिसकी फेयर वैल्यू 20 है उसकी कॉस्ट क्या है? उसी तरह आएगी ना, 200 डिवाइडेड बाय. अब जरा कॉन्सेप्ट, मतलब मजा आया कॉन्सेप्ट समझने का? दोबारा जरा समझ आइए बात. ये मैंने क्या किया है, अगर आप 210 के मुकाबले में 200 लिखो, ये 200 क्या है? पूरे एरोप्लेन की कॉस्ट. ये 210 क्या है? पूरे एरोप्लेन की फेयर वैल्यू. तो पूरे एरोप्लेन की कॉस्ट को
पूरे एरोप्लेन की फेयर वैल्यू से डिवाइड करो और कुर्सियों की फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या निकल आएगी? कुर्सियों की कॉस्ट। कुर्सियों की कॉस्ट, यहां कुर्सी पे 200 डिवाइड बाय 210 मल्टीप्लाइड बाय 20, कुर्सियों की कॉस्ट निकल आएगी। तो 19 के करीब ये आ रही थी, बाकी को 181 के करीब जो है वो ये होगी, इसकी होगी। बहरहाल 200 को तकसीम करना था हमने। अब मोहतरम बताओ, अगर मैं कुर्सियां बेचता हूं तो फिर इधर कॉस्ट क्या लूंगा? 200 या 19.05? 19 और उसको डेप्रिशिएट करूंगा, कुर्सियों को डेप्रिशिएट करते 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 उसकी WDV निकालूंगा। जो WDV निकल आएगी उसे कंसिडरेशन से कंपेयर करूंगा ताकि मेरा गेन या लॉस निकल आए। तो ये तो हमने बात कर ली एक ऐसे एसेट की जिसकी फेयर वैल्यू यानी कि जिसकी कॉस्ट के दो टुकड़े नहीं हुए थे, हमने कॉस्ट को अलग अलग कर लिया। अब आ जाओ यार पेज 152 पे, सेक्शन 77। यार मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैसे सेक्शन 75 में भी बताया था, 6 में भी, 7 में भी। ये जो सेक्शन चल रहे हैं ना 75, 6, 7, ये हर किस्म के एसेट्स के लिए हैं। कैपिटल एसेट्स, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, हर किस्म के एसेट्स के लिए ये सेक्शन चल रहा है। अच्छा भाई, कोई शेयर है, कोई आपके बिजनेस का एसेट है, कोई फर्नीचर है, कोई आपने सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, वो आपने बेच दिया। अबू बकर वो वाला यार बंद कर दो, वो आपने बेच दिया। अब ये सॉफ्टवेयर वगैरह, प्लांट वगैरह, बिल्डिंग वगैरह कोई आपने बेची ना, तो जरा याद रखना एक बात कि रूल इसमें वही है जो इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था। इनकम प्रॉपर्टी में आप कोई चीज बेच नहीं देते, किराए पे दे रहे होते हैं। तो इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर घर किराए पे दिया आपने 10,000 रुपए में, लेकिन मार्केट में किराया 12,000 था, तो इनकम में ऐड होगा हायर, यानी 12,000, नंबर 1। दूसरी बात, नंबर 2, अगर आप बाजार में जाके कोई अपना सॉफ्टवेयर बेच दो 5 रुपए में और वो बाजार में बिकता हो 6 रुपए में, लेकिन आपने अपने किसी कजन वगैरह को जाके शायद बेच दिया, बाजार में कजन मिल गया उसको बेच दिया, तो बता दो हायर क्या है? 5 रुपए, 6 रुपए। तो यही रूल यहां भी है। अब कोई भी बिल्डिंग हम पेपर में बेच दें, कोई भी प्लांट पेपर में बेच दें, कोई भी मशीनरी पेपर में बेच दें, कोई भी शेयर्स पेपर में बेच दें, कोई भी सिक्योरिटीज पेपर में बेच दें, अगर वो शेयर्स मैंने या ज्वेलरी मैंने बेची 10,000 की और बाजार में बिकती थी 11,000 की, हायर क्या होगा? 11,000। तो 10 और 11,000 में से हायर 11,000, तो इनकम में कितना ऐड होगा? सॉरी, कंसिडरेशन क्या ली जाएगी? 11,000। तो वो जो फॉर्मूला नहीं होता था कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ज्वेलरी वगैरह में, या फिक्स्ड एसेट में कंसिडरेशन माइनस WDV, उसमें जो कंसिडरेशन है ना उसके ऊपर आज बात होने लगी है, कंसिडरेशन क्या होती है। तो द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट शैल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू। मिसाल के तौर पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड है 50। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी है जी? 50। आपने 50 मिलियन की बिल्डिंग जो है बेची, या 50 मिलियन का फर्नीचर बेचा, और बाजार में बिक सकता था वो 53 का। बोलो कंसिडरेशन क्या लेंगे? हायर, दोनों में से हायर। कितनी? 53। The consideration received on disposal of assets shall be total amount received and the fair market value, whichever is higher. Next. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप बाजार में कोई चीज बेचने जाओ, ना आपको 50 रुपए आए, ना आपको 53 रुपए आए, बल्कि आपको इसकी जगह बाजार में आप चीज बेचने जाओ तो आपको बदले में कोई चीज मिल जाए। इज इट पॉसिबल? तो यहां तो ये तो है ना, ये तो बात हो रही थी अमाउंट की, यहां आपको मिल रहा है कैश। इज इट पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है आप बाजार चीज बेचने जाओ आपको कैश ना मिले? जी बिल्कुल। तो फिर ऐसी सूरत में द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड डिटरमिन्ड एट टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो जो चीज आपको बदले में मिली उसकी फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज योर सेल प्राइस। फेयर? यार ये ना थोड़ी एक बात जरा समझनी है, ये इसने क्या लिखा हुआ है।
चलिए इसके ऊपर और आगे बात आ जाएगी, छोड़ें। पॉइंट 2 में आए जी। अच्छा, 2 ऑप्शंस होगी यार। अगर आपको चीज बिक के पैसे आए तो क्या रूल है मोहतरम? अमाउंट रिसीव्ड और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर। और इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपको चीज बेच के पैसे ना आए, चीज बेच के कोई चीज आए, तो उसकी प्राइस कैसे निकलेगी? द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, पॉइंट 2, वेयर एन एसेट इज लॉस्ट, और जहां कोई एसेट गुम हो जाए, चोरी हो जाए, गायब हो जाए, द कंसिडरेशन शैल इंक्लूड एनी कंपनसेशन। अच्छा, एसेट अगर चोरी हो जाए ना, या गुम हो जाए, या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो कई दफा तो आपका एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो जिसने डिस्ट्रॉय किया वही पैसे दे देता है, कंपनसेशन या इंडेमनिटी भी उसे कहते हैं, या डैमेजेस, जुर्माना दे देता है वो आपको। रिसीव्ड बाय पर्सन, रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। कई दफा इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसे देते हैं आपका एसेट डिस्ट्रॉय होने पे, कई दफा आपको इंडेमनिटी मिल जाती है, कई दफा अदर एग्रीमेंट हो जाता है बंदे से, मुका अंदर ही हो जाता है, चल यार पैसे दे दे यार। और अ सेटलमेंट, या उसके उसके पास अब बैठे पार्टीज बैठी और कहा यार कितने पे सेटल कर ले यार, तूने तो मेरी राइस वालों ने सलासी को गाड़ी दी हुई थी, कोई बंदा जो है उस गाड़ी को डिग्गी पे पीछे मार के चला गया, तो फिर राइस वालों ने उस बंदे को बिठाया और सेटल किया, यार कितने पैसे देते हैं हमें। तो सेटलमेंट और अ जुडिशियल डिसीजन। क्लियर? Mr. Danish has a car. Tax WDV of the car is 2,50,000. There was a severe accident on 2nd January 16 in which the car was damaged. He sold that car on 2nd February 16 for 1 lakh. कितने की बेची? 1 lakh की. And from insurance company he got an additional amount of 6 lakh. Tax depreciation rate for car is 15%. यार एक बात यहाँ करनी थी, आप तो कहोगे बिल्डिंग के लिए 10 था, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15, तो ये रेट तो लॉ में गिवन है। हाँ ऊपर गिवन है, पेपर में ऐसे भी गिवन कर सकते हैं आपको, कोई मसला नहीं। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। अच्छा मोहतरम, ये है साल के शुरू की WDV, और ये है 1 जुलाई 15 की WDV। किस दिन की है मोहतरम? 1 जुलाई 15 की WDV। अब बताओ 1 जुलाई 15 की WDV कितनी आ रही है? 2.5 लाख। क्या 2.5 लाख पे मैं 15% इस साल का रेट लगाऊं और 50% फैक्टर लगाऊं बेचने के साल में, या अगर एसेट बेच रहा हूं मैं तो 50% का फैक्टर और डेप्रिसिएशन इस साल में निकालने की जरूरत नहीं है? मोहतरम ये एसेट हमने लिया है, ये एसेट हमने 1 जुलाई 15 को तो 1 जनवरी 16 को बेच 1 फरवरी 16 को तो बेचा है हमने। 1 फरवरी 16 को बेचने का मतलब है खरीदा तो ऑब्वियसली 1 जुलाई 20 से कहीं पहले होगा, बल्कि इस डेट से भी पहले खरीदा होगा जिस डेट को हमने बेचा है ऑब्वियसली। तो हमने पढ़ा था अगर कोई एसेट ऐसा है जो कि पुराने लॉ के तहत बिका है, तो शायद आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है कि मैंने बताया था अगर कोई एसेट पुराने लॉ के मुताबिक बिका है तो बेचने के साल में डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड, कुछ बोल दो, बेचने के साल में डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये पेज नंबर 136 के ऊपर पढ़ा था कि अगर 1 जुलाई से पहले आपने चीज कोई खरीदी हुई है तो बेचने के साल में डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड नहीं होती। तो अब बताओ 1 जुलाई 15 की बीवी गिवन है और 6 महीने बाद मैं बेच रहा हूं, तो क्या हमारे साल इस्तेमाल हुआ? 6 महीने बिल्कुल हुआ। तो क्या इसको हमारे साल डेप्रिशिएट करें? बेचने के साल इसलिए डेप्रिशिएट नहीं करना कि ये पुराने लॉ के तहत खरीदा पड़ा है, इसलिए शहजादे इसको बेचने के साल में डेप्रिशिएट बोलो नहीं करना, इसको बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। बेचने के, खरीदने के साल में तो नहीं, मेरा मुंह से निकल गया। अच्छा, तो इसको बेचने के साल में आपने डेप्रिशिएट नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ गाड़ी बेची कितने की? 1 लाख की। 1 लाख आपको गाड़ी बेच के आ गया, टूटी हुई गाड़ी बेच के। इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे आए? 6 लाख। तो बोलो इंडेमनिटी या डैमेजेस इंश्योरेंस कंपनी से कितने आए? 6 लाख। तो कंसिडरेशन कितनी? 1 लाख जमा 6 लाख। टोटल गाड़ी से आपको 7 लाख मिल गए ना यार। टोटल गाड़ी से आपको मिल कितने गए? 7 लाख। 7 लाख में से माइनस कर दें टैक्स वालों की WDV। और डेप्रिसिएट हमने इसलिए नहीं किया कि नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, क्योंकि ये कौन सा लॉ है? पुराना लॉ है। ओके यार, कोई आपके बिजनेस का एसेट है? कोई आपके बिजनेस का एसेट है?
कि मिसाल के तौर पे कीबोर्ड है राइस वालों का, राइस वालों ने ये कीबोर्ड पकड़ा, बिजनेस एसेट पकड़ा और पकड़ के फेंक दिया यार हमें नहीं जरूरत, या पकड़ के राइस वालों ने राइस के ओनर इसको घर लेके चले गए। बिजनेस एसेट इज पुट टू पर्सनल यूज, बिजनेस एसेट इज पुट टू, बिजनेस का एसेट था कहां लेके चले गए रे, घर लेके चले गए। अब बोलो जी इसकी कैसे निकलेगी सेल प्राइस। हम सेक्शन कौन सा पढ़े हैं आज, कंसिडरेशन रिसीव्ड। इफ अ बिजनेस एसेट इज पुट टू पर्सनल यूज और एन एसेट इज डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज्ड इन बिजनेस, its consideration received shall be the fair value on the date the event, जिस दिन ये आपने डिस्पोज ऑफ किया उस दिन की फेयर वैल्यू ले ली जाएगी इसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड। क्योंकि देखो ना, अगर आप इसको घर ले जाओगे तो भी आपको बेच के पैसे नहीं आए, और अगर आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे, फेंक दोगे या इसका इस्तेमाल खत्म कर दोगे तो भी इसको बेच के पैसे नहीं आए। एज्यूम क्या किया जाएगा, कितने का बिका, फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, बस ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। पॉइंट 3 पे मैं ज़रा क्लोज कर रहा हूँ डिस्कशन। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे कतील वाला। आखिर में आ जाए जहाँ न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा यार, यहाँ पे खड़े होके ना मैं एक बात समझाना चाहूंगा, वो ये कि पेज नंबर ना 199 पे रूल्स फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस न्यूमेरिकल्स पार्ट बी, रूल्स फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस न्यूमेरिकल्स पार्ट बी। ये देखो, एक मिसाल देता हूं। आपके बिजनेस की सेल है 50 रुपए और खर्चों में आ रहा है सैलरीज और ज़कात और डोनेशन। क्लियर? ये हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सैलरीज आ रही हैं, सैलरीज आ रही हैं 10 रुपए की, ज़कात आ रही है आपकी 5 रुपए की और डोनेशन आ रही है आपकी 3 रुपए की। डोनेशन आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड को दी है, सारी शराइत वगैरह पूरी हो रही हैं। तो 50 में से माइनस करो 10, 40 आ गया, 40 में से माइनस करो 5, 35 आ गया, 35 में से 3 माइनस करो, कितना आ गया? 32। भाई मैं ज्यूम कर रहा हूँ कैलकुलेशन सही है यार, अगर ऑनलाइन में गलत चलेगी तो आप खुद सही कर लीजिएगा उसको। अच्छा, अब मोहतरम, ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है। मुझे बताओ मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस या अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है एज पर अकाउंटिंग का टीचर। अकाउंटिंग के टीचर के मुताबिक प्रॉफिट कितना है? 32। लेकिन मोहतरम अजीब सी चीजें मैंने नहीं कर ली। हमारा लॉ तो क्या कहता है, हमारा लॉ कहता है खुदा के लिए ज़कात को बिजनेस का खर्चा ना कहो, ज़कात को तो टोटल इनकम में से माइनस करते हैं। हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ क्या कहता है, खुदा के लिए टैक्स क्रेडिट को बिजनेस के खर्चे के तौर पे ना लो, टैक्स क्रेडिट का तो सॉरी डोनेशन को बिजनेस के खर्चे के तौर पे ना लो, इस पे तो हम हमें टैक्स माफ करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं ये रखूं क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन, और ये इसका बनाना शुरू करूं सोल्यूशन, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाऊं तो मुझे बताओ कि मैं सबसे पहले वर्किंग करके आऊंगा माय इनकम फ्रॉम बिजनेस। मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी होगी जी? कहां से स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट से। कितना जी? 32। प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते क्या ज़कात माइनस हो चुकी? क्या ज़कात माइनस होने की ये जगह है या कोई और जगह है? पहली 2-3 क्लासें ली थी आपने सेशन के शुरू में, ज़कात माइनस करने की बिजनेस के खर्चे तो जगह नहीं है।
तो ज़कात को क्या कर दूं मैं, ऐड, क्योंकि ज़कात बिजनेस का खर्चा नहीं है। प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते क्या माइनस हो चुकी हैं, डोनेशंस। क्या डोनेशंस बिजनेस का खर्चा है, नहीं है। डोनेशंस कहां से बिजनेस का खर्चा है। प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचे क्या हो चुका है, माइनस। इसे भी क्या कर दें, ऐड 32 जमा 5 37, 37 जमा 3 40। यार कैलकुलेटर पे भी चेक करते रहो जरा। ओके चलो ठीक है, फिलहाल सही है। ये 40 मेरी क्या आ गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब मैं न्यूमेरिकल के फेस पे आता हूँ। न्यूमेरिकल के फेस पे बताओ जी, मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कितनी आ रही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 40, मेरी टोटल इनकम 40, और तो कोई है नहीं, सैलरी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। ये जगह सही है ज़कात माइनस करने की माय डियर, ये जगह सही है ज़कात माइनस करने की। ये 35 क्या आ गई मेरी, टैक्सेबल। अब मैं इस पे जाके टैक्स कैलकुलेट करूंगा, उस बहस में मैं अभी नहीं पढ़ा। अब मैं जाके इस पे टैक्स कैलकुलेट करूंगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद टैक्स क्रेडिट दूंगा A over B into C, where A is the tax and B is the taxable income, and C आपको पता होगा C is lower of what, एक्चुअल डोनेशन कितने रुपए की, 3 रुपए की, या 20% या 30% है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। याद आ रहे हैं थोड़ा सा, याद आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा ये एक छोटी सी चीज थी, छोटी सी हमारी डिस्कशन थी 5 मिनट की। क्या इस डिस्कशन ने आपका दिमाग खोल के नहीं रख दिया, कुछ समझ आई ये बात मैंने क्या की है, क्या इस डिस्कशन ने आपका दिमाग खोल के नहीं रख दिया। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, पहले ये बताओ। छोटी सी समझ भी आ गई, आसान बातें मैंने की, कोई मुश्किल बातें तो नहीं की। मैं नोट करने का टाइम अभी आपको देता हूं, लेकिन मेरे साथ जरा डिस्कशन में इन्वॉल्व होना। ये है क्वेश्चन, ये है वर्किंग जिसमें मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाली है, ये न्यूमेरिकल का फेस है। अच्छा मेरा बिजनेस था, मैंने उसमें सेल की 50 रुपए की, एम्प्लॉयज को तनख्वाहें दी। अपनी ज़कात जो मैं निकालता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, इंडिविजुअल हूं, मैंने को अपनी ज़कात देनी थी, मैंने बिजनेस के खर्चों में डाल दी। मैंने किसी को पैसे डोनेट किए, मैंने बिजनेस के खर्चों में, दुकान पे बैठा हुआ था ना, मेरी दुकान है, मुझे दुकान पे 50 रुपए आए, मैंने छोटे को कहा छोटे तनख्वाह ले ले अपनी 10 रुपए। कोई हकदार आया ज़कात का मांगने वाला ज़कात, मैंने उसे 5 रुपए ज़कात दे दी। कोई आया डोनेशन मांगने, मैंने नॉन प्रॉफिट इदारा, अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट इदारा, मैंने उसे 3 रुपए डोनेशन दे दी। मुझे प्रॉफिट कितना बचा, 32। बाद में मुझे ख्याल आया कि यार इनकम फ्रॉम बिजनेस तो मेरी ये नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इन पे लॉ मेकर खुश तो होता है, लेकिन बिजनेस के खर्चों में डालूं ये मुनासिब नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाली। इनकम बिजनेस में कैसे निकाली, मैंने कहा 32 का प्रॉफिट तक, इस तक आते आते ये वाला खर्चा बिजनेस का तो नहीं है कम से कम, और ये भी खर्चा बिजनेस का नहीं है, लेकिन इसमें लॉ मेकर एक और बेनिफिट देता है, वो आपको पता है। अच्छा तो बिजनेस का खर्चा ना होने की वजह से 32 में मैंने 5 और 3 को क्या कर दिया, ये सेक्शन 21 में नहीं आ रहा नॉट अलाउड की लिस्ट में, लेकिन यार इतनी अकल तो मुझे भी है कि ज़कात बिजनेस का खर्चा नहीं है, इतनी अकल तो आपको भी है कि टैक्स क्रेडिट बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो इस 32 में आपने ये 5 और 3 ऐड कर दिया, बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो गया, 40। अब न्यूमेरिकल का फेस शुरू कर दो। फेस न्यूमेरिकल का क्या होता है आपको याद है, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट्स का पेज भी अक्सर मैं दिखाता होता हूँ। फेस में क्या होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स वगैरह है कोई नहीं, टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से क्या माइनस, अब कर लो ज़कात माइनस, ऐड कर दी थी ना, ऐड कर दी थी, क्योंकि इसलिए ऐड कर दी थी कि ये जगह नहीं थी माइनस करने की। अब करना है तो कर लो ज़कात माइनस। अब टैक्स भी निकल आएगा, मैं नहीं जा रहा इसका टैक्स निकालने, मेरे पास नहीं टाइम, मैंने अगला न्यूमेरिकल शुरू करना है। अब इसका टैक्स निकाल लो और फिर इसको टैक्स माफ कर दो, टैक्स क्रेडिट A over B into where C is lower of, क्या एक्चुअल डोनेशन कितनी है, 3, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ओके चलें जी, इसको आधा मिनट लगा के नोट कर लें। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है।
चलो जी, नहीं नोट हो सका तो पॉज करके नोट कर लें। पॉज करें 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 पॉज करें, पॉज कर दबा दें स्पेस बार अगर लैपटॉप ओवर। चलें आगे जी। अच्छा यार, ये ना मैं पेज नंबर 199 पे हूँ, रूल्स फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट बी, एसेट्स रॉन्गली इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, अमाउंट्स रॉन्गली इंक्लूडेड इन। ये देखो मैंने आपको बता दिया, कुछ अमाउंट्स होती हैं जो खर्चा नहीं होती लेकिन फिर भी खर्चों में हम डाल देते हैं, खर्चों में डाल देते हैं। ज़कात इज नॉट, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इट इज नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन एक बात याद रखो, नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम, ज़कात क्या है? रॉन्गली इंक्लूडेड इन। इस शर्त पे मैं सारी बातें कर रहा हूं कि ज़कात गलती से खर्चों में डाल दी, डोनेशन गलती से खर्चों में डाल दी, ये भी कोई डोनेशन होती है, गलती से खर्चों में डाल दी, सिक्योरिटी डिपॉजिट गलती से खर्चों में डाल दिया, एडवांस इनकम टैक्स गलती से खर्चों में डाल दिया, पर्सनल एक्सपेंडिचर घर के खर्चे गलती से खर्चों में डाल दिए। फिजिबिलिटी स्टडी बना के देना मेरे भाई, याद रखना, फिजिबिलिटी स्टडी बना के देना था प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ये गलती से खर्चों में डाल दिया। ये जो मैंने आपको 7-8 चीजें बताई हैं, इधर 7 बताई हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि ये सारी चीजें गलती से खर्चों में चली जाएं? अगर ये चीजें गलती से खर्चों में चली जाएं तो क्या करना है, ये अब आपने डिस्कशन नहीं सुननी शुरू करनी है। अगर ज़कात गलती से खर्चों में चली जाए तो नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में ये नॉट अलाउड है। इसलिए ज़कात को क्या कर दें, बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, इसलिए ज़कात को क्या कर दें, ऐड कर दें। देन इट विल बी डिडक्टेड एज डिडक्टेबल अलाउंस। बाद में इसको फिलहाल ऐड कर दें, देन बाद में इट विल बी डिडक्टेड एज डिडक्टेबल इफ पेड इन ज़कात एंड पुश फॉर ऑर्डिनेंस। इसी तरह डोनेशन है चैरिटी वाली, सेक्शन 61 वाली, नॉट अलाउड, बोले नॉट अलाउड। डोनेशन अंडर सेक्शन 61 माइनस करने की इजाजत नहीं है, नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। डोनेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है, नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसलिए क्या कर दे, ऐड कर दे, लेकिन एंड पे उसका टैक्स माफ कर दे, देन इट विल बी अलाउड एज अ टैक्स क्रेडिट। अच्छा, सेक्शन 61 में ना 4-5 इदारों के नाम लिखे हुए थे, उनमें ये नहीं आ रहा था कि सड़क पे जाते हुए गरीब को डोनेशन दे दो तो टैक्स माफ होगा। उनमें ये नहीं आ रहा था सड़क पे जाते हुए जो है वो भीख मांगने वाले को आप डोनेशन दे दो टैक्स माफ होगा। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आपका कोई गरीब रिश्तेदार आया और आपने उसको डोनेशन दे दी टैक्स माफ होगा। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था आप किसी प्राइवेट इदारे को डोनेशन दे दो आपको टैक्स माफ होगा। तो अगर कोई बंदा इन इदारों को डोनेशन, इन लोगों को डोनेशन दे दे तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। और यार ऐड कर देंगे फिर, लेकिन एक बात, नो अदर एक्शन। क्या मतलब, बस ऐड कर देंगे। अगर मैंने बैगर को, इस सवाल में तो लिखा नहीं है बैगर को डोनेशन दी, इसलिए मैंने ज्यूम किया, लॉ के मुताबिक दिया, ऐड कर देंगे बैगर को डोनेशन, लेकिन फिर टैक्स वगैरह माफ नहीं करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट इस सवाल में है नहीं है, मैं देखता हूं, अगर है तो फिर डिस्कस कर लेंगे। एडवांस इनकम टैक्स, ये तो वो हमने कतील वाले सवाल की तरह से आ गया। वो जो पिछला कौन सा सवाल था, सिकंदर, ये तो सिकंदर वाले सवाल में हमने किया था। सिकंदर वाले सवाल में सिक्योरिटी डिपॉजिट हम पे कर रहे थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, एडवांस इनकम टैक्स पे कर रहे थे। तो नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, सो ऐड किया था हमने एडवांस इनकम टैक्स, और इन द एंड न्यूमेरिकल के एंड पे डिडक्ट कर दिया था, याद आ रहा होगा आपको। पर्सनल खर्चे नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, जैसे वो पिछले सवाल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल उसने अपने घर का दिया था, नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, सो ऐड बैक। नो अदर एक्शन इज रिक्वायर्ड, नो अदर एक्शन इज रिक्वायर्ड। लेकिन इधर देखो एक्शन रिक्वायर्ड है ज़कात में, अगर बिजनेस के खर्चों में चली गई तो फिलहाल इसे ऐड कर दो, टाइम आने पे से माइनस कर देना, टाइम आने पे माइनस कर देना। क्लियर? तो मोहतरम, जो चीज जिस जगह है उसको उसी जगह रखना है। तो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट पेंडिंग हो गया और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी स्टडी पेंडिंग हो गया। क्लियर? चलें जी, पेज 200 के ऊपर
सवाल निकालें क्वेश्चन 5। मिस्टर कतील आर रेजिडेंट इंडिविजुअल, मिस्टर कतील कौन है जी? रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स, ये डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स बना रहा है अंडर द नेम एंड स्टाइल कतील एंटरप्राइज। चीजें खरीद के बेच रहे, बना के बेच रहे? बना के बेच रहे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ QE फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2021। सेल आ रही है 28.5 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, खर्चे आ रहे हैं यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लॉस आ गया इसको कोई, चलो ठीक है, असल में सेल में से खर्चे माइनस किए प्रॉफिट आया, इसमें से ये फिगर माइनस की लॉस आ गया आपको। इंटरेस्ट आ रहा है ऑन लीज मशीनरी, कान खड़े हो जाएंगे कोई मशीन हमने लीज पे ली हुई है, लेकिन टैक्स वाले याद रखना इंटरेस्ट नहीं माइनस करने देते लीज मशीनरी का, टैक्स वाले रेंटल माइनस करने देते हैं। कोई अदर इनकम आ रही है और इन द एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। क्लियर? अब मेरे भाई हम कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितना है बे? 2809। तो 2809 से हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस जी। प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा? 2809 रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं। वही ऑनलाइन वालों को फिगर गलत हो गई तो माजरत, अगर लिखने में खुद ही सही कर लीजिएगा, अकेला बंदा हो तो फिगर गलत हो ही सकती है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही नहीं होगी लिखते हुए। होश में रहना है। अबू बकर जरा तू भी नज़र मारता नहीं यार, अबू बकर नज़र मारता नहीं कि इधर 2809 है, इधर भी 2809 जा रहा हो, मारते रहोगे नज़र। अच्छा जी, प्रॉफिट कितना आ गया जी? 2809। चलें जी, अब हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं कि इसके बिजनेस के कौन कौन से खर्चे हैं। मोहतरम, कॉस्ट ऑफ सेल बिजनेस का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? बिजनेस का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ सेल में 45,000 रुपया पड़ा है फाइन फॉर वायलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। मुझे बता दो कि ये फाइन हुकूमत के खजाने में गया है या ये फाइन जो है किसी कस्टमर की जेब में गया? तो 21 के जी की रोशनी में ये अलाउड होगा। अगर फाइन टू गवर्नमेंट होता फिर नॉट अलाउड होता। तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन के ये खर्चा प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके। हमने लॉ मेकर से पूछा, अबे लॉ मेकर ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है? लॉ मेकर ने कहा हाँ 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 माइनस करने की इजाजत है। हमने कहा हमने भी खर्चों में डाला हुआ है। कहते चलो फिर कुछ ना करो। आपको याद है एक दिन मैंने बताया था, जो खर्चा अलाउड हो उससे कुछ नहीं करते, जो खर्चा अलाउड हो उसे कुछ नहीं करते। हमने माइनस कर दिया है। सर आपको कैसे पता चला? खर्चे इंक्लूड। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट को तो पे नहीं किया इसलिए माइनस करने की। अब बोलो, खर्चों तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके हैं? बिल्कुल सही, माइनस हो चुके हैं। ऐड फाइन टू कस्टमर, नहीं कुछ ऐड नहीं करना, यहां डैश लिख दें या जीरो लगा दें। और अगर ये फाइन किसको पे किया होता? गवर्नमेंट को, फिर नॉट अलाउड होता। चलें जी आगे। हाँ यार, एक खर्चा ना, वो माजरत मुझे ऊपर से याद आ गई बात। आपको पता है हम पहले ना न्यूमेरिकल के फेस पे देखते होते हैं। वो मेरी बात याद है? कुछ चीज़ें तो चेहरों से पता चल जाती हैं, तो कुछ चीज़ें चेहरों से पता चल जाती हैं। न्यूमेरिकल के ना चेहरे पे कोई ख़ास चीज़ नहीं पड़ी हुई सिवाय एक चीज़ के, वो पड़ा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस। मशीनरी लीज पे ली है, इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ा हुआ है। तो एक बात याद रखना, अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं? जब भी कोई एसेट लीज पे ले लो तो याद रखना अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं। जब भी कोई एसेट लीज पे ले ले तो अकाउंटिंग वाले उसके ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और अकाउंटिंग वाले अगर आप कोई एसेट लीज पे ले लें तो उस पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं ये दोनों खर्चे अगर आपने माइनस कर लिए इनको उल्टा दो, हम आपको क्या माइनस करने देंगे? किराया माइनस करने देंगे। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी बात? ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी कि लीज वाले एसेट पर
पेज नंबर 195 पर हमने ये बात पढ़ी थी पॉइंट 3 में कि अगर एसेट लीज पे लिया हुआ है तो उल्टा देंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को और डाल देंगे लीज रेंटल को। अब जी बताओ मोहतरम कितनी आ रही है मेरी अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन? 2948। अच्छा 2498। इधर देखो यार, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या अकाउंटिंग वालों ने लीज वाले एसेट का इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर लिया है? जी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन के अकाउंटिंग वालों ने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लीज्ड और ओन्ड दोनों एसेट की माइनस कर ली हुई है। लीज और ओन कौन से होते हैं? लीज होते हैं जो किराए पे ली हुई, ओन वो होते हैं जो हम ओन कर रहे हो, हमारे पास हो। ये डेप्रिसिएशन किस किस की है जरा बताओ? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग लीज वालों की। तो इसका मतलब है इसमें अकाउंटिंग ओन्ड वालों की भी है और लीज्ड वालों की भी है। क्लियर? तो इसमें दोनों डेप्रिसिएशंस पड़ी हुई हैं। लेकिन जो हमारा पिछला सवाल था ना, पिछला सवाल था हमारा, उसमें शायद आपको याद हो ये जो सिकंदर खान वाला था, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन अलग पड़ी हुई थी ओन्ड एसेट की, और अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन लीज्ड एसेट की अलग पड़ी हुई थी। लेकिन ये दोनों को ही उल्टाना होता है। मैंने स्काई ब्लू इसीलिए तो किए थे उस दिन, दोनों को उल्टाना होता है। तो आज अगर सवाल बता रहा है कि इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में लीज वालों की डेप्रिसिएशन भी पड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे यार? अब हम ये करेंगे कि इसमें किस किस की डेप्रिसिएशन पड़ी है? ओन्ड एंड लीज्ड। चाहे ओन्ड एसेट की डेप्रिसिएशन हो चाहे लीज एसेट की डेप्रिसिएशन हो, हमने क्या करनी है? इसको उल्टाना है। क्लियर? अब मुझे ये दो चीजें उल्टवा दो, इंटरेस्ट और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट उल्टा दें जी लीज वाले एसेट्स का। यार एक बात आपसे कर दूं, अगर बुरा ना लगे, ये 35 है, इसको मैं राउंड करके लिख दूं 36, कोई मसला तो नहीं होगा? 35 को राउंड करके लिख दूं 36, 35.7 है ना, तो इसको मैं राउंड करके 36 लिख रहा हूं। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन मैं अपने समझने के लिए यहां लिख रहा हूं ओन्ड एसेट्स की भी और लीज्ड एसेट्स की भी। कितनी जी? 2498। 2499 लिख लो बेशक, क्योंकि आगे 9 है तो राउंड होके करना है। सर इस तरह की राउंडिंग पेपर में हम भी करेंगे? नहीं, आपने जो राउंडिंग करनी है उसके लिए कोई अलग क्लास होगी। हद होगी यार, यही क्लास वही चल रही है। ग्रुप में पूछ रहे होते हैं, इस तरह की राउंडिंग हम भी करेंगे पेपर में। भाई आपके लिए ये बातें हो रही हैं। 2498 को अगर 9 इधर पड़ा हुआ है तो ये फिर 9 जब आप इधर आ गया, बड़ी फिगर आ गई, तो इधर ये 2499 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा यार एक चीज उससे ना साथ ही कर ली थी, अगर याद आ रही हो, एक चीज उससे साथ ही कर ली थी अगर आपको याद आ रही हो। क्या की थी वो चीज? मैं बताता हूं क्या की थी वो चीज। वो मुझे याद है, आपको भी शायद याद हो। वो मैंने ये चीज की थी कि मैंने आपको कहा था कि मोहतरम तैयार हो जाए, ओन्ड एसेट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ रही है तो तैयार हो जाए, ओन्ड एसेट की टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन में इंशाल्लाह अभी आ जाएगी नीचे जाके, कहीं वो माइनस करनी पड़ेगी। और एक और चीज मैंने आपको कही थी, जरा याद हो, मैंने कहा था लीज एसेट की काउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी है आपने ऐड करके, और लीज वालों का इंटरेस्ट उल्टा दिया आपने। जो अकाउंटिंग वालों की नजर में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी उल्टा दिया लीज वाले एसेट का, डेप्रिसिएशन भी उल्टा दी लीज वाले एसेट की। तो बोलो क्या डालें लीज वाले एसेट का? लीज रेंटल। तो टैक्स वाले क्या माइनस करेंगे? लीज रेंटल। तो ओन्ड एसेट की काउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी है, ओन्ड एसेट की डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह माइनस कर लेंगे। अच्छा मैं ना एक लाइन छोड़ रहा हूँ, शायद इनिशियल अनाउंस भी कोई हो। तो इसके साथ लीज रेंटल भी एक दो लाइनें और छोड़ दो बेशक, एक दो लाइनें बीच में छोड़ दो। इसके साथ जी लीज रेंटल भी लिख लें। हालांकि ये दोनों चीज़ें अलग है, लेकिन सवाल ने इकट्ठे करके दे दी, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरा सही हो जाए। तो बोलो जी, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ओन्ड एसेट की क्या करनी होती है? ऐड। इसके बिल मुकाबिल क्या लेस करनी है?
टैक्स डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लीज एसेट की क्या करनी होती है, ऐड, इसकी बजाय लीज रेंटल माइनस। आ जाए जी आगे। यार ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा होता है या इनकम होती है? खर्चा होता है। खर्चों में ये दो खर्चे पड़े हुए थे। अच्छा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी खर्चा ही है ना 4.5 मिलियन का। इन खर्चों में 4.5 मिलियन में कुछ खर्चे पड़े हैं। क्लियर? ठीक है, जगह ठीक है, काफी है। अच्छा पढ़ो जी, पहली एडजस्टमेंट सोचो। यार ऑनलाइन वाले एक काम करें, और जो फिजिकल वाले भी यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हैं, जरा पॉज करके ना वीडियो, तो वो लोग इस सवाल को थोड़ा पूरा पढ़ लें और पढ़ के सोच लें कि इस एडजस्टमेंट की क्या ट्रीटमेंट करनी है, फिर इंशाल्लाह रिज्यूम करें। चलें जी, आई होप आपने वीडियो पॉज करके था सवाल पढ़ लिया होगा, अपने एंगल से एंड तक चीज़ों को देख लिया होगा। हम पढ़ते हैं। 4.5 लाख आपने फीस पे की है, अमाउंट पे की है फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर 15 ईयर्स। आपने कोई लाइसेंस रिन्यू करवाया है 15 साल के लिए, उसके लिए आपने 4.5 लाख पे किए हैं। मुझे बता दो अगर आप लाइसेंस रिन्यू करवाओ 15 साल के लिए, तो ये जो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर। लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर। लाइसेंस रिन्यू कराने का खर्चा क्या खर्चों में जाना चाहिए? लाइसेंस रिन्यू कराने का खर्चा क्या खर्चों में जाना चाहिए या एसेट की कॉस्ट में ऐड हो? लाइसेंस रिन्यू कराने का खर्चा खर्चों में जाना चाहिए या एसेट की कॉस्ट में ऐड हो? ओए आजा भाई, वो ना बोलते ही रहने सर ने। लाइसेंस, अच्छा ये ना मैं पेज नंबर हूँ 141 पे। तो लाइसेंस रिन्यू कराने का खर्चा, कॉस्ट इंटेंजिबल का सेक्शन है। कॉस्ट इन रिलेशन टेंजिबल मीन एनी एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग और क्रिएटिंग एन इंटेंजिबल एंड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंप्रूविंग और रिन्यूइंग द इंटेंजिबल। बोलो जी, लाइसेंस रिन्यू कराने का खर्चा एसेट की कॉस्ट में जाना चाहिए या फॉरेन खर्चों में जाना चाहिए? खर्चों में जाना चाहिए, बिल्कुल गलत कह रहे हो। कॉस्ट में ऐड होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइजेशन की फॉर्म में खर्चों में जाना चाहिए। क्लियर? तो मोहतरम आप बता दो, ये इंटेंजिबल है या इंटेंजिबल की रिन्यूअल है? ओ भाई, चाहे इंटेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल की रिन्यूअल है, ये है आपका एसेट। और 4.5 लाख आपको 1 साल फायदा देगा, 15 साल फायदा देगा। वो 15 साल फायदा देगा आपको। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट पता है किस जैसी है? शहजादे ने ना गलती कर दी है बेचारे ने, खर्चों में पेमेंट डाल दी है लाइसेंस की। चाचू, खर्चों में पेमेंट नहीं जाती, खर्चों में तो अमोर्टाइजेशन जाती है। ये वही गलती इसने की है जो पिछले सवाल के अंदर वो कर बैठा था। क्या गलती थी? जरा देखिएगा, डंके की चोट पे देखिएगा, घर बैठ के देखिएगा, जम के देखिएगा, देखते रहिएगा। एक गलती वो कर चुका है पेज 195 पे, जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि कभी कभी ओन्ड एसेट, लाइसेंस रिन्यू कराया है, इसको आप ओन करेंगे बिल्कुल, कभी कभी ओन्ड एसेट खर्चों में चला जाता है, तो पूरी कॉस्ट को उल्टा दें, उसकी जगह माइनस कर दें उसकी अमोर्टाइजेशन। ये तो लाइसेंस है ना, अमोर्टाइजेशन का लफ्ज़ यूज करेंगे। तो ये जो पार्ट ए वाले रूल्स थे ये वो हैं। और आपको याद होगा इस तरह की एडजस्टमेंट हमने की थी सवाल के अंदर, जो पेज नंबर 195 पे सवाल है। क्या था सवाल रे? अबे क्या था? और बता दे यार, क्या था सवाल? हाँ, 0.6 में था, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को हमने खर्चों में डाल दिया था। चलें जी, आ जाए। किधर चला गया?
माइंड कर रहा है यार ये ऊपर नीचे जाने से। अच्छा पढ़ें जी। आप बता दो क्या खर्चों में लाइसेंस की पेमेंट पड़ी होनी चाहिए या खर्चों में लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन पड़ी होनी चाहिए? खर्चों में पड़े होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पूरी पेमेंट माइनस हो चुकी है। इसे सही करने के लिए क्या कर दें? ऐड कर दें और इसकी जगह साथ ही अमोर्टाइजेशन में निकाल दूंगा 15 साल। अब मुझे नहीं पता कब इसने लाइसेंस रिन्यू कराया, पूरे साल की अमोर्टाइजेशन निकालूंगा। तो कॉस्ट ऑफ लाइसेंस रिन्यूअल, प्रॉफिट तक आते आते पूरी कॉस्ट माइनस होनी चाहिए या अमोर्टाइजेशन माइनस होनी चाहिए? क्या माइनस होगी गलती से? मुझे कैसे पता चला सर? आपको कैसे पता चला कॉस्ट माइनस होगी? खर्चों में पेमेंट पड़ी और पे कॉस्ट होती है, पूरी कॉस्ट माइनस हो गई है। इसे क्या कर दें? ऐड। इसकी जगह टैक्स वालों की ये साथ ही निकालते जाए जी। कितनी? क्योंकि डाटा अवेलेबल है ना जी। कॉस्ट बोले कितनी है? 4,50,000। इसको डिवाइड करो 15 से और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना आ गया? अबू बकर उधर ही रखो। चलो भाई ले आओ। चलो जी अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। यार मैं ये चेक करना चाह रहा था कैलकुलेशन तो सही करवा रहे हैं ना। 450 डिवाइडेड बाय 15 30। अच्छा जी यार व्हीकल का टैक्स पे किया आपने कैश में अमाउंटिंग टू 2,55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। आपने व्हीकल टैक्स पे किया है कैश में 2,55,000 8 दफ्तर की गाड़ियों के लिए। तो दफ्तर की गाड़ियों के लिए आपने व्हीकल टैक्स पे किया है। मुझे बताओ आपने ये कैश में पे किया है व्हीकल टैक्स, ये 8 गाड़ियों के लिए पर कार है या ये टोटल टैक्स है? 2,55,000 टोटल टैक्स है क्योंकि ईच क्लास ने लिखा हुआ। ठीक है तो फॉर 8 ऑफिस कार्स का तो कोई इतना मतलब नहीं, इसको छोड़े। व्हीकल टैक्स आपने किस में पे कर दिया? कैश में। कितने में? 2,55,000। अब थोड़ी सी मुझे आपको टेंशन मुझे आपकी टेंशन चाहिए यार। ये व्हीकल टैक्स है ना, ये व्हीकल टैक्स ना पेज नंबर 133 कहाँ से आ गया? 130 129 128 मादरत 127। अच्छा ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है बिजनेस में। इसमें इनकम टैक्स हमने पढ़ा था माइनस करने की इजाजत नहीं, लेकिन यार बाकी टैक्सेस तो माइनस हो सकते हैं ना। प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स, तो व्हीकल टैक्स, ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। तो व्हीकल टैक्स के खर्चा होने पे टैक्स वालों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मसला पता है क्या हुआ है? व्हीकल टैक्स आपने कैश में पे कर दिया। इधर आओ, पॉइंट एल पेज 129 पॉइंट एल पेज 130। पॉइंट एल में लिखा हुआ है कि बिजली के बिल, फ्रेट, ट्रेवल, पोस्टेज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, मैंने अपनी तरफ से लिखवाया था क्योंकि लॉ का कॉन्टेक्स्ट यहां ये है। टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट कैन बी पेड इन कैश। तो बोलो जी, दो मैंने लॉ की प्रोविजंस आपके सामने रखी, इन दोनों के को सामने रखते हुए मुझे बताएं क्या लॉ मेकर के नजर में ये खर्चा जेन्युइन खर्चा है या जाली खर्चा है? 2 नंबर खर्चा है। अलाउड होना चाहिए, नॉट अलाउड होना चाहिए। टैक्स का नाम क्या है? व्हीकल टैक्स, इसलिए इनकम टैक्स नहीं है। तो ये खर्चा आपका जेन्युइन खर्चा है, नंबर 1। नंबर 2,
क्या व्हीकल टैक्स कैश में पे हो सकता है? एल की रोशनी में पे हो सकता है मेरे भाई। क्या हो गया? एल पता है क्या कहता है? एल कहता है कि सारे खर्चे आप चेक से पे करो सिवाय बिजली के बिलों के, फ्रेट के, ट्रैवल फेयर के, पोस्टेज के और टैक्सेस टू गवर्नमेंट। इनको तो आप कैश में पे कर सकते हो, तो आप कैसे कह रहे हो एल की रोशनी में नहीं है? एल में ये एक्सेप्शंस है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? आ गया यार। बिजली के बिल भी कैश में पे हो सकते हैं, बिजली के बिल भी, ट्रैवल फेयर भी, पोस्टेज भी। तो ये टैक्सेस गवर्नमेंट को पे किए हैं, तो टैक्सेस जो गवर्नमेंट को पे किए हैं ये कैश में पे हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के लफ्ज पे भी हमें कोई एतराज नहीं है और कैश पेमेंट पे भी हमें कोई एतराज नहीं है। बताओ अब ये बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है, नॉन जेन्युइन? जेन्युइन खर्चा है। तो बताओ ये इसके सामने क्या लिखूं? टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे या नॉट अलाउड में डालेंगे? माइनस करने देंगे। और हमने भी खर्चों में डाल लिया रे, खर्चों में शामिल है टैक्स। हमने ऐसा खर्चा खर्चों में डाला है जो टैक्स वाले कह रहे थे माइनस कर लो। अब क्या करें इससे? कुछ भी ना करें। आपको पता है अलाउड खर्चे इग्नोर करते हैं, कौन से खर्चे ऐड करते हैं? नॉट अलाउड वाले। तो ये तो नॉर्मल खर्चा है, बिजनेस का अलाउड है। व्हीकल टैक्स अलाउड, इसलिए इसको डैश चलेंगे, आगे चलेंगे। यार आपने 1,85,000 पे किया सिक्योरिटी डिपॉजिट के इलेक्ट्रिक को, कराची इलेक्ट्रिक होगा शायद, के इलेक्ट्रिक कराची का सवाल होगा कोई, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एट द फैक्ट्री। जी सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपने कोई ट्रांसफार्मर अपना चेंज करवाया। ये सिक्योरिटी क्या होती है यार? सिक्योरिटीज आमतौर पे बताओ क्या होती हैं? रिफंडेबल होती हैं, नॉन रिफंडेबल होती हैं? आमतौर पे रिफंडेबल होती हैं, यानी सिक्योरिटी वापस हो जाती है। तो सिक्योरिटी आप किसी को जमा करवाते हो तो वो सिक्योरिटीज आमतौर पे वापस हो जाती हैं। जैसे वापडा को मैंने सिक्योरिटी जमा करवाई, तो अगर मैं मीटर कैंसिल करवाऊंगा तो वापडा मुझे वो सिक्योरिटी वापस कर देगा। सिक्योरिटीज आमतौर पे रिफंडेबल होती हैं। तो इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और तरह नहीं सोचने आपने बैठ जाना। सिक्योरिटीज याद रखना अकाउंटिंग के टीचर्स आपको बताएंगे। मेरा नहीं ख्याल वैसे अकाउंटिंग में भी टीचर्स बताते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के सवालों में ये लफ्ज आता ही नहीं। सिक्योरिटीज अकाउंटिंग के टीचर कहते हैं एसेट है, एसेट को खर्चों में नहीं डाला जा सकता, एसेट को खर्चों में नहीं डाला जा सकता। ये मैं आपको पिछले पेज पे बता रहा था 199 पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट इट इज नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, पेज 199। सो अगर माइनस हो गया हुआ है प्रॉफिट तक पहुंचते 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 पहुंचते, ये बात याद रखना, ये मेन लाइन सफे पे लिखी हुई है, अगर ये लाइन पढ़ोगे तो ये बातें समझ आएंगी। अगर खुदा ना खासा सिक्योरिटी डिपॉजिट बिजनेस के खर्चों में चला गया, इसे क्या कर देना चाहिए? ऐड बैक कर देना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट ना, नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट मे बी फॉर लीज, मे बी फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी आप जमा करा दो ना, ये आपको वापस मिल जाना होता है। सवाल में लिखा हो या ना लिखा हो आप ये एज्यूम करेंगे, ये आपको वापस मिल जाना होता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कोई खर्चा वापस मिल जाने तो वो खर्चा है या वो एसेट है? एसेट है। तो मोहतरम सिक्योरिटी डिपॉजिट बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि रीजन लिख रहे हैं यहाँ, ये वापस मिल जाना होता है। तो बिजनेस के खर्चों में डाल दिया अकाउंटेंट ने। जी सर ये लाइन तो हमने पहले ही पढ़ ली है, ये सारे खर्चे इंक्लूड हैं, ये सारे खर्चे खर्चों में पड़े हुए हैं। तो खर्चे खर्चों में पड़े हुए हैं, लेकिन ये खर्चा लॉ मेकर की नजर में खर्चा नहीं है। टैक्स लगेंगे ये तो एसेट है आपके, ये तो आपको वापस मिल जाते हैं पैसे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी किस में डाल दें? नॉट अलाउड में। कितना जी? 185 उधर रखो। आ जाओ भाई इधर। ₹3 लाख कलेक्ट हुआ है,
by KE as advance tax through normal electricity bills. यार ये ना, ये एडवांस टैक्स ना एडवांस इनकम टैक्स होता है, लिख लो एडवांस इनकम टैक्स। 3 लाख कलेक्ट हुआ एडवांस इनकम टैक्स बिजली के बिलों के साथ। इसका जरा आप अपने कॉन्सेप्ट समझने के, बिजली के बिलों के साथ एडवांस इनकम टैक्स जमा हुआ है, व्हाट डज इट मीन? दुकानदार ना टैक्स जमा नहीं करवाते थे, दुकानदार टैक्स जमा नहीं करवाते थे, तो हुकूमत ने ना एक काम पकड़ा हुआ है। हुकूमत ने काम क्या पकड़ा हुआ है? हुकूमत ने ये काम पकड़ा हुआ है कि हुकूमत उनको कहती है बिजली के बिलों में डाल के टैक्स हुकूमत पकड़ लेती है। कैसे? जब दुकानदार जाता है ना मीटर लगवाने, तो हुकूमत उससे पूछती है कौन सा मीटर लगवाना है, तो वो ज़ाहिर बात है बाजार में उसकी दुकान होती है, वो कहते हैं कमर्शियल मीटर लगवाना है, यानी रेजिडेंशियल तो नहीं, कमर्शियल मीटर लगवाना है। अब जब हुकूमत कहती है यार तूने टैक्स टुक्स कोई नहीं देना, थोड़ा बहुत टैक्स ना बिजली के बिलों में डाल के वापडा को आंख मार के हुकूमत कहती है इससे ले लिया करो, और वो बिल के ऊपर नजर आ रहा होता है। तो अब फर्ज करो इसका बिजली का बिल इसने पे किया 2000, बिजली का बिल इसने पे किया 2000। इसमें ना असल में जो मीटर रीडिंग के मुताबिक बिल बनना था वो था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो था 1800, और बाकी जो था ना वो टैक्स था। बाकी क्या था? टैक्स था। बाकी था टैक्स एक्सपेंस, यानी आपसे हुकूमत टैक्स ले रही है, एडवांस में टैक्स ले रही है। टैक्स एक्सपेंस फर्ज करो 200 रुपये, तो 2000 की पेमेंट की आपने, उसमें से 1800 क्या है? खर्चा, और 200 रुपया क्या है? टैक्स। इसको कहते हैं बिजली के बिल में टैक्स डाल के भेजना। अब आपको बिजली का बिल आया, आपने कहा मैंने तो मीटर रीडिंग के मुताबिक 1800 का बिजली इस्तेमाल किया है, लेकिन बिल में लिखा हुआ है 2000, तो 200 का खर्चा आपको क्यों देना पड़ा है? हुकूमत को टैक्स देना पड़ा है। अच्छा, इस 200 को छोड़ो, मैं इस सवाल में ना ये 300 लेता हूँ, 3 लाख लिखा है ना, 3 लाख, तो मैं फिगर चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको 200 की जगह 300 कर देता हूँ ताकि ज़रा दिखने में भी अच्छा लगे। इसको फिर मैं 1700 कर देता हूँ। क्लियर? लेकिन मोहतरम याद रखना, खुदा के लिए मेरे से ये ना पूछना ये फिगर्स कहाँ से आई हैं। ये वाली फिगर मैंने एज्यूम की है, और ये वाली फिगर भी मैंने एज्यूम की है। हाँ, ये फिगर जो 300 की है मैंने कहाँ से उठाई है मेरे चीते? क्वेश्चन से उठाई है। ये एंट्री ज़रा समझने के लिए लिख लो, ये एंट्री ज़रा समझने के लिए लिख लो। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 4 चौथे बुलेट के साथ। लिख ली एंट्री। इसमें 2 फिगर्स मैंने एज्यूम किए हैं समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट बता दो क्या है। लोग टैक्स नहीं देते, तो हुकूमत ने काम पकड़ा हुआ है कि बिजली बिल में डाल के टैक्स भेज देती है। अब टैक्स की एंट्री क्या होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, जितना मीटर इस्तेमाल हुआ 1700 का, बाकी वो जो बिल में डल के 300 रुपये आया, या हमारे सवाल में 3 लाख है, तो 3 लाख रुपए बिल में डल के आया, बाकी हमने जो 2000 टोटल हमें पे करना पड़ गया। टोटल किस वजह से पे करना पड़ा? क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या शामिल है? टैक्स भी शामिल है। इधर आ जाओ। अब मोहतरम मुझे ये बताओ, ये जो टैक्स है, क्या ये टैक्स जो आपने एडवांस में जमा करवा दिया, एडवांस का मतलब अभी साल एंड नहीं हुआ था, आपने बिजली के बिल में डाल के जमा करवा दिया, क्या ये जो टैक्स आपने जमा करवा दिया, क्या ये सेक्शन 21 के ए की रोशनी में खर्चा है? बिजनेस का खर्चा नहीं है टैक्स। हाँ, अगर आप टैक्स पे कर दें तो न्यूमेरिकल के एंड पे उतना आपको टैक्स हुकूमत छोड़ देगी जब आप टैक्स जमा कराने जाएंगे। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। लेकिन अनलकीली देखो इसने कहां डाल दिया है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, बिजनेस के खर्चों में डाल दिया इसने। देखो मिसाल के तौर पे, इधर देखो, ये वाली मिसाल याद है अभी सुबह सुबह की है। फर्ज करो डोनेशन की जगह यहां मैं लिख दूं बोलो 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 इनकम टैक्स, के बिजली के बिल में टैक्स डाल के आ गया इनकम टैक्स। अब बोलो क्या ये इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा है या बिजनेस का खर्चा नहीं है? 21 की रोशनी में बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दूं मैं?
ऐड कर दूं। इसकी जगह मैं क्या माइनस कर दूं? इसकी जगह मैं न्यूमेरिकल जब एंड हो रहा होगा तो मैं न्यूमेरिकल के एंड होने पे कहूंगा मेरे चीते, मेरे शहजादे, आपको हम इतना टैक्स छोड़ देते हैं क्योंकि आपने इतना टैक्स ऑलरेडी जमा करवा दिया है। क्लियर? तो ये उसी तरह है जिस तरह उसके अंदर के सवाल में एडवांस इनकम टैक्स आ रहा था, बिल्कुल उसी तरह है। अच्छा जी, अब आप 3 लाख इधर इनकम का लफ्ज लिख लेना, टैक्स के साथ अगर नहीं लिखा होगा तो इनकम टैक्स होगा। अच्छा, 3 लाख पे उंगली रख के कहो ये बिजनेस का खर्चा है 21A की रोशनी में या खर्चा नहीं है? खर्चा नहीं है तो इसे क्या कर दें? नॉट अलाउड कर दें। खर्चा नहीं है तो इसे क्या कर दें? नॉट अलाउड कर दें। लेकिन मोहतरम न्यूमेरिकल के एंड पे मुझे याद करा देना इसे, इसलिए मैं इस बुलेट को जो है स्काई ब्लू करके जा रहा हूं, बुलेट को, क्योंकि इस बुलेट का एक और इम्पैक्ट है, कहीं पेपर में मुझे वो भूल ना जाए, वो न्यूमेरिकल के फेस पे मुझे याद कराना आप। इसको ना मैं रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट कहता हूँ। रिक्लासीफाई यानी एक जगह से एडजस्ट करके दूसरी जगह डाल दिया, इसे ना हम रिक्लासिफिकेशन कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो जो थी ज़कात, इसको रिक्लासीफाई कर दिया था ना आपने। रिक्लासीफाई क्या मतलब? पहले आपने इधर डाला 5 को क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं था, फिर इधर आपने ऐड करके यहां लेस इसलिए कर दिया कि टोटल इनकम में से तो माइनस करने की इजाजत है ना ज़कात, क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंस है, तो टोटल इनकम के तौर में से माइनस करने की इजाजत है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। इसे रिक्लासीफाई करूंगा यानी एक जगह भी और फिर दूसरी जगह भी लेके जाना है। चलो जी, आप बताओ ये 3 लाख खर्चों में पड़ा है? बोलो, खर्चों में पड़ा है? क्या ये 3 लाख जो खर्चों में पड़ा है, क्या ये 3 लाख मेरा 21K का अलाउड खर्चा है, नॉट अलाउड खर्चा है? नॉट अलाउड खर्चा है, तो इसे फिलहाल क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या? इनकम टैक्स कितना? 300, इसे ऐड कर दें। और यार एक ना ऐसे पेपर में नहीं लिखना होता, इसके साथ मैं रिक्लासीफाई के आर का लफ्ज लिख रहा हूं ताकि एंड पे ना मुझे याद आए कि इसको मैंने माइनस करना है। रिक्लासीफाई, रिक्लासीफाई का मतलब क्या है? इसको यहां पे लिख दो किसी और, जैसे ज़कात को मैंने किया था वो जो छोटे से सवाल में कराया था अभी सुबह। यार डोनेशन पकड़ो, ये स्काई ब्लू नहीं उड़ना। अच्छा, खर्चों में डोनेशन पड़ी है पुअर फैमिलीज की, खर्चों में ज़कात पड़ी है अंडर ज़कात एंड, तो खर्चों में 2 चीज़ें पड़ी हैं, ज़रा मुझे बता दो। पुअर फैमिलीज को मैंने डोनेशन दे दी है और मैंने ज़कात दे दी है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनरी। कोई रोशनी डालें मोहतरम, आप अपने हुनर की रोशनी डालें और मुझे बताएं, आपने अगर गरीब ख़ानदान को डोनेशन दे दी है तो सेक्शन 61 खोल के देख लो, अगर टाइम है टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर का, पुअर फैमिलीज को डोनेशन देने पर टैक्स माफ़ नहीं होता। ये खर्चा क्या है? नॉट अलाउड। यार ये बिजनेस के खर्चों में डाल दिए बेचारे ने ये, और एक और चीज बिजनेस के खर्चों में डाली है माय डियर, ज़कात अपनी जो पे कर रहे हो उशर ऑर्डिनेंस वाली, वो बिजनेस के खर्चों में डाल दी है। तो ये यहां बिजनेस का खर्चा नहीं है ये, तो इसके साथ ना दोनों के साथ मैं लिख रहा हूं नॉट अलाउड। नॉट अलाउड सर, ज़कात भी नॉट अलाउड है, और ठहर जा यार, ज़कात नॉट अलाउड, बिजनेस का खर्चा तो नॉट अलाउड ही है ना। ये देखो ना, जैसे ज़कात के साथ तो वही सलूक करेंगे जो मैंने रिवीजन करा दी थी सुबह सुबह आते ही। तो ज़कात बोलो तो बिजनेस का खर्चा है नहीं, डोनेशन टू पुअर फैमिलीज बिजनेस का खर्चा है नहीं। डोनेशन किनको? पुअर फैमिलीज को, और ज़कात बिजनेस के खर्चों तक पहुंचते हुए क्या हो, बिजनेस के सॉरी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए दोनों चीजें क्या हो गई थी? माइनस। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। 64 को अगर आपको बुरा ना लगे मैं 64 को 65 लिख दूं, क्योंकि 64.6 है, और 1401 को 1401 ही लिख दूं।
तो 65 और 1401 1401 क्लियर यार। लेकिन कोई लफ्ज लिखवा दो मुझे ब्लू मार्कर से, कोई लफ्ज लिखवा दो मुझे। क्या मैं जब न्यूमेरिकल का फेस आए तो इसका टैक्स माफ कर दूं डोनेशन का? भाई डोनेशन का टैक्स तो मैं जरूर माफ कर देता, लेकिन सेक्शन 61 कहते हैं पुअर फैमिलीज का डोनेशन का टैक्स माफ नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अगली बात, ज़कात के बारे में कोई चीज बता दो। ज़कात जब मैं न्यूमेरिकल का फेस आऊंगा तो माइनस करनी पड़ेगी कहीं, तो इसको जरा मैं याद रख लूं, इसको भी रिक्लासिफाई करने। रिक्लासिफिकेशन सुबह सुबह मैंने आपको समझाई है छोटे से न्यूमेरिकल में, छोटा सा जो न्यूमेरिकल अभी दिखाया था। ओके चलें जी, इसको भी ना मैं स्काई ब्लू कर रहा हूं ताकि ये फिगर मुझे याद रहे। 1401 और 65 यही फिगर्स लिखी है ना मैंने, देख रहे हो वो बकर साथ साथ फिगर्स भी। अच्छा आगे चलो यार, पेनल्टी पे किया आपने कमिश्नर को रिटर्न लेट जमा करवाने में। 2020 की रिटर्न आपने लेट जमा करवाई है, 2021 में आप बैठे हैं, सारी बात है 21 में 20 के पिछले साल की रिटर्न जमा कराने के तरीके हम पढ़ेंगे। बहरहाल छोड़ो, पेनल्टी किसको पे किया आपने? कमिश्नर को। कमिश्नर को। अच्छा ये ज़कात और पुअर फैमिलीज की ना जरा डिस्कशन दोबारा देख लो, पिछले पेज 199 पे। ज़कात अगर गलती से खर्चों में चली जाए, जैसे कि हमारे सवाल में चली गई थी, तो अभी मैंने ऐड कर दिया इसको न्यूमेरिकल में, टोटल इनकम में से मुझे याद कराना, मैं माइनस कर दूंगा। अगर डोनेशन टू पुअर फैमिलीज या बैगर्स गलती से बिजनेस के खर्चों में चली जाए तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ऐड करते हैं, लेकिन और कुछ नहीं करना, रिक्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, इस पे कोई टैक्स वगैरह माफ नहीं करना। अच्छा जी, ये तो नॉट अलाउड खर्चा है यार, 25,000 ये फाइन गवर्नमेंट को पे किया ना, फाइन टू गवर्नमेंट कमिश्नर कितना? 25। नेक्स्ट जी यार, एंटरटेनमेंट है 1,28,000 की, फॉरेन कस्टमर्स के आने पे हमने की है। फॉरेन कस्टमर्स के आने पे मोहतरम वो जो लिस्ट थी ना एंटरटेनमेंट वाली, वो जो एंटरटेनमेंट की लिस्ट थी वो नॉट अलाउड वाली लिस्ट नहीं थी, वो एंटरटेनमेंट की लिस्ट जो पेज 129 पे अवेलेबल थी वो एंटरटेनमेंट अलाउड वाली लिस्ट थी। तो ये देखो, एंटरटेनमेंट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है कस्टमर्स का, और ये किधर है फॉरेन कस्टमर्स? ये नॉर्मल खर्चे। तो ये खर्च, ओहो एंटरटेनमेंट इसने खर्चों में डाल दी, एंटरटेनमेंट इसने खर्चों में डाल दी। खैर है या गड़बड़ है? खैर है, जेन्युइन खर्चा है, जाली खर्चा है? जेन्युइन खर्चा है। तो खर्चों में अगर एंटरटेनमेंट पड़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट तक पहुंचते माइनस हो गई है तो टैक्स वाले कहेंगे अच्छी बात है आपने माइनस कर ली है, कोई मसला नहीं। तो इसलिए ये क्या चीज है जी, क्या नाम है इसका? एंटरटेनमेंट। तो ये बिजनेस का एक नॉर्मल सा अलाउड खर्चा है, सिग्नो। डन डन। आगे चलें, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। आज तो मजे मजे से पढ़ सकते हैं ना, तो टाइम की कैद भी नहीं है। ये क्वेश्चन है यार, बिजनेस की सेल आ रही है 10 रुपए, बिजनेस के खर्चे कोई आ रहे हैं, बिजनेस के खर्चे 3 रुपए, और ये जो अकाउंटिंग वाले हैं ना ये शेयर्स बेचने को कहते हैं गेन ऑन शेयर्स, और कोई गेन आया है ऑन शेयर्स सोल्ड, शेयर्स बेचने पे गेन आया है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 2 रुपए,
तो बता दो 10 जमा 2 12, 12 माइनस 3 9। अकाउंटिंग के सर ने क्या करवाया आपको? अकाउंटिंग के सर ने कहा यार हमारा कारोबार है सेल ऑफ टॉयज का, तो 10 रुपए टॉयज बेच के आए हैं, 3 रुपए के हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह है, और मैंने वो कुछ शेयर खरीद के बेचे थे, उसका गेन भी उन्होंने डाल दिया इधर। गेन कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, गेन आया 2 रुपए। टोटल प्रॉफिट बिजनेस का कितना है बोलो? 9। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करते जाओ, कई दफा सामने वाली फिगर्स भी गड़बड़ हो जाती हैं। 10 जमा 2 माइनस 3 किया। ओके सॉरी यार। चलो अब यार ये मुझे बताओ, ये जो 2 रुपए का इनकम है, क्या ये बिजनेस इनकम है? क्या मैं न्यूमेरिकल में कह दूं मेरी बिजनेस इनकम 9 है? नहीं 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 नहीं। न्यूमेरिकल में पहले मैं क्या करूंगा? वर्किंग करूंगा। वर्किंग क्या करूंगा? वर्किंग करूंगा, मैं हेडिंग दूंगा माय इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में मैं क्या लिखूंगा? मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 9। प्रॉफिट तक आते आते ज़कात माइनस हुई है, डोनेशन माइनस हुई है, या प्रॉफिट तक आते आते कैपिटल गेन ऐड हो गई है? यार ऐड हुई हुई चीजों को कैसे उल्टा सकते हैं? किसी को याद है कुछ? ऐड हुई हुई चीजों को कैसे उल्टा सकते हैं? अभी मेरा मसला सिर्फ इस 2 में है, ये मसला मेरा 2 में है सिर्फ। इसको लेस कर दे। इस 9 को जब मैंने यहां से लेस कर दिया, क्योंकि ये मेरी इनकम बिजनेस के चैप्टर की नहीं है और मैंने हेडिंग दे दी है बिजनेस इनकम, तो कैपिटल गेन इनकम को निकालना पड़ेगा बाहर। बोलो जी 9 माइनस 2 क्या जवाब आ गया? दिस 7 इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लियर? अब मैं न्यूमेरिकल के फेस पे आ जाऊं। न्यूमेरिकल के फेस पे मैं क्या लिखूंगा? बताओ ना यार। इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग से कितनी आ गई? 7। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 2। टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 9। ज़कात वगैरह है नहीं, ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। सर आपने इतना औखा काम क्यों किया है? सर ये वाले 9 रुपए उधर से डाके इधर लिख देते। और भाई ऐसे नहीं होता ना। आपने देखा कैसे, इधर देख कैसे अकाउंटिंग वालों के P&L को हमने बदला है टैक्स कैलकुलेशन के अंदर। मजा आया इस सवाल का भी? ऊपर वाले छोटे सा सवाल एक ज़कात वाला किया था सुबह सुबह आते ही, उस जैसे ही नहीं फील हो रहा आपको? ये उस जैसे छोटा सा सवाल है। उधर क्या था? ज़कात बिजनेस का खर्चा नहीं था और डोनेशन भी बिजनेस का खर्चा नहीं था, तो उन दोनों को हमने उल्टाया, ऐड किया और रेलेवेंट जगहों पे माइनस कर दिया। ये भी मुझे रिक्लासिफिकेशन लग रही है। क्या? पहले मैंने क्वेश्चन से पकड़ा 2 को और कहा 9 रुपए में कैपिटल गेन इनकम पड़ी 9 रुपए में कैपिटल गेन इनकम पड़ी है। निकलो बिजनेस इनकम कितनी बच गई? 7। लेकिन यार न्यूमेरिकल के फेस पे कैपिटल गेन इनकम तो आनी चाहिए ना। आज आके उसी 9 पे खड़े हैं, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन के जरिए। इसको क्या नोट करना है आपने? करना है तो पॉज करके नोट कर ले। मैंने तो बस समझाना था, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। इस एडजस्टमेंट को अब मैं करने लगा हूं। यार अदर इनकम में क्या पड़ी है? कैपिटल गेन इनकम कितने की? 12 लाख की, फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। कैपिटल गेन इनकम में 12 लाख की इनकम पड़ी है फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कैपिटल गेन इनकम में 12 लाख की इनकम पड़ी है फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। द शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम अगस्त 16। शेयर्स कब खरीदे? यकम अगस्त 16 को। क्लियर? इस बात को भी छोड़ो, इस बात को भी छोड़ दो। अदर इनकम में अकाउंटिंग के सर ने कितना डलवाया? अदर इनकम में अकाउंटिंग के सर ने कितना डलवाया? 1200। क्लियर? अदर इनकम में अकाउंटिंग के सर ने कितना डलवाया? 1200 डलवाया। डन। तो 5000 में अकाउंटिंग के सर ने 1200 डाल दिए कैपिटल गेन इनकम। बोलो इनकम्स प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी होती हैं?
ऐड। इस 1200 को फिलहाल मैं निकाल देता हूं, ये जो अगली लाइन है मैं बाद में पढ़ूंगा, आप लोगों के जहन में कुछ और बात आ रही होगी, थोड़ा सा सब्र कर लें। अच्छा, इस 1200 को मैं निकाल दूंगा। यार देखो ना यार, ये 2 रुपए भी तो निकाले हैं यार, इतनी आसान सी मिसाल आपको कराइए, पीछे रह क्या गया है। इस 1200 को मैं निकालने लगा हूं, माइनस करने लगा हूं, तो इस 2 रुपए को तो मैंने बाहर निकाला है, माइनस क्यों कर दो, क्योंकि ये कौन सी इनकम है, इनकम कैपिटल गेन है। तो इसको ऊपर हेडिंग में क्या दे चुका हूं, और प्रॉफिट्स में पड़ी हुई है ये। सर आपको कैसे पता चला प्रॉफिट में पड़ी हुई है? और चाचे मुझे इल्हाम नहीं होना था प्रॉफिट्स में पड़ी हुई है, सवाल में लिखा हुआ है अदर इनकम में पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट्स में पड़ी हुई है। कितनी? 1200। अच्छा मुझे ये बता दो यार कि ये मुझे ना याद करवा देना, इसे रिक्लासिफाई भी करना है, और बोलना यार इसको रिक्लासिफाई भी करना है, क्या? चलें जी आगे। ये बात मैंने भी काट दी है। अच्छा, रिक्लासिफाई करने वाली ये 3 चीजें हो गई हैं हमारी अभी तक। रिक्लासिफाई सुबह सुबह छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में समझा रहा हूँ, अभी से 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे हो गए, उसमें रिक्लासिफिकेशन समझा रहा हूँ। ये ना कहने मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर आर 270। लीज रेंटल कितने हैं जी? 270। इनका तो हमें इंतजार था। लीज रेंटल है जी 270। आगे यार, इस साल एक वेयर हाउस आपने कंस्ट्रक्ट किया है। अबे बोल तो, इस साल आपने वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया है फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। यार वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम होता है। इसको छोड़ो, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। वेयर हाउस को कहां डालूं? बिल्डिंग। गुड, अच्छी थॉट आपकी गई है, शुक्र है प्लांट नहीं कह दिया आपने। वेयर हाउस बिल्डिंग होती है। क्लियर? During the year, a warehouse, a building was constructed for storage of goods at a cost of 4,888,000. ये ड्यूरिंग द ईयर है, हमारा साल कौन सा है रिक्वायरमेंट का? 30 जून 21। 30 जून का 21 का साल खत्म कब, शुरू कब होता है? 1 जुलाई 20। तो अगर 1 जुलाई 20 को ये साल शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है 1 जुलाई 20 के बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू की है ना, ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ ये नए लॉ वाली बिल्डिंग है पुराने लॉ वाली? नए लॉ वाली। तो खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगाएगा नहीं लगाएगा? लगाएगा। अपना काम करो, हमें टाइम लगेगा। During the year, a building was constructed for storage of goods at a cost of 4,888. No accounting deduction has been recorded on it. अकाउंटिंग वाले इस पर डेप्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। शुक्र है, अगर रिकॉर्ड कर दी होती तो हम अकाउंटिंग डेप्शन उल्टाते, हम अकाउंटिंग डेप्शन उल्टाते। और मेरे भाई, ये जो अकाउंटिंग डेप्शंस वगैरह दी हुई है ना, इसमें इसकी वेयर हाउस की डेप्शन नहीं है, वेयर हाउस की डेप्शन नहीं है। वेयर हाउस को डेप्रिशिएट करना अकाउंटिंग वाले भूल गए, शुक्र है भूल गए। अगर अकाउंटिंग वाले वेयर हाउस को डेप्रिशिएट कर देते तो हमें ये वाली अकाउंटिंग डेप्शन उल्टानी पड़ती। अच्छा यार, खुदा के लिए ये ना पूछना कि सर मुझे तो ये लग रहा है पूरी कॉस्ट को वेयर हाउस की खर्चों में डाल दिया है। ऐसा कहीं नहीं है, पूरी कॉस्ट को खर्चों में डाला है, ये तो लिखा ही नहीं हो ना सवाल में, ये तो बोंगी है। वो तो पॉइंट 2 पढ़ो ना, उधर लिखा हुआ था खर्चे इंक्लूड लाइसेंस की कॉस्ट, उधर तो लिखा हुआ था। यहां ये लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड वेयर हाउस, लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वेयर हाउस खुद 4,888 का, ऐसी तरह तंग करने के लिए कह रहा हूं। वेयर हाउस 4,888 का है, तो 4,888 को आपने कहां से अदर खर्चों में डालना था इतनी? बहरहाल सवाल में कोई लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस। नहीं नहीं नहीं, अकाउंटेंट ने कोई ब्लंडर नहीं मारा। एक छोटा सा ब्लंडर अकाउंटेंट से बच गया है। क्या वजह है अकाउंटेंट से ब्लंडर? कि अकाउंटेंट ने वेयर हाउस की अकाउंटिंग डेप्शन रिकॉर्ड नहीं की, कर देनी चाहिए थी उसे। और चलो कोई मसला नहीं, अब जरा थोड़ा सा जहन में लाओ पॉइंट 5 की एडजस्टमेंट को। अगर अकाउंटेंट ने इसकी अकाउंटिंग डेप्शन रिकॉर्ड की होती तो हम अकाउंटिंग डेप्शन उल्टाते। वो उल्टाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने रिकॉर्ड नहीं की। ये समझने के लिए मैं लिख दूं 0, अकाउंटिंग डेप्शन 0 उल्टा दूं, तो उसके बिल मुकाबिल टैक्स डेप्शन तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना। अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग डेप्शन तो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन हमने तो अपना काम करना है ना। तो ऐसे ही आपके समझने के लिए
आपके समझने के लिए। मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वेयर हाउस की जीरो लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए, ताकि आपको ये लगे कि जैसे मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा रहा हूँ। लेकिन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मैं क्यों ना उल्टाऊं, इसलिए नहीं उल्टा रही सर कि अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वेयर हाउस की अगर होती तो मैं उल्टाता, लेकिन अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया, इसलिए उल्टाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, माइनस क्या करूं फिर? टैक्स वालों की वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो टैक्स डेप्रिसिएशन पहले वेयर हाउस की कर लेते हैं। वेयर हाउस, अच्छा बिल्डिंग क्या है, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है या नॉट एलिजिबल? बिल्डिंग तो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, बिल्डिंग व्हीकल ये तो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, तो इस पे इनिशियल अलाउंस तो कैलकुलेट नहीं होना। अब रेट क्या है, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। तो बिल्डिंग के लिए रेट क्या यूज होगा? 10%। और खरीदने के साल में 50% का फैक्टर क्यों लगाएंगे? क्योंकि 30 जून 21 का साल है, तो हमारे साल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, इसका मतलब है हमारे साल का मतलब है 1 जुलाई 20 के बाद। तो बोलो नए साल वाली, सॉरी नए लॉ वाली, पुराने लॉ वाली? नए लॉ वाली। तो पकड़े जी 4888 को, और 4888 को पकड़ के रेट लगाएं। टैक्स डेप्रिसिएशन वेयर हाउस 4888 बिल्डिंग के लिए 10% मल्टीप्लाइड बाय 50%। भाई जरा कैलकुलेशन चेक कर देना। 244 ये वाली बताओ, यही आ रही है 4888 इंटू 10% इंटू 50%। चलें जी आगे आ जाए, ठीक है ओवर, आगे बढ़े जी। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन फॉर 2021, बस छोड़ो अब अपना काम करो। जब मैं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन फॉर 2021 विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पैरा 5, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन वेयर हाउस के अलावा वाले एसेट्स की अमाउंटेड टू 1560,000। अब आप जो मुझे ये बता दो कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वेयर हाउस ही होगा, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हजारों एसेट्स होते हैं? हजारों एसेट्स होते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह सोचो कि ये इसका वेयर हाउस है जो इस साल नया बनाया है, और ये इसका कोई एडमिन ऑफिस है, ये इसका एडमिन ऑफिस है, यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे एडमिन ऑफिस में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो ये भी तो बिजनेस है ना यार। तो मोहतरम अब अगर मैं विजुअलाइज करूं, ये जो वेयर हाउस था ना, इस पे अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की थी, वो हमें उल्टानी नहीं पड़ी, लेकिन वेयर हाउस की टैक्स डेप्रिसिएशन हम डालेंगे कैलकुलेशन में, रिकॉर्ड करेंगे, माइनस करेंगे। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वेयर हाउस की उल्टा के 0 रुपए वेयर हाउस की, वो मैंने माइनस कर दी आपके सामने टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग उल्टा के टैक्स वालों की माइनस कर दी। अब बात करो एडमिन ऑफिस की। एडमिन ऑफिस की अकाउंटिंग, एडमिन ऑफिस मिसाल दे रहा हूं मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वेयर हाउस के अलावा भी तो बिजनेस में हजारों एसेट्स होंगे, तो बाकी एसेट्स जो बिजनेस के हैं उनकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मैं उल्टाऊंगा और उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन डालूंगा, यानी मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो वेयर हाउस की बात अलग है, बाकी एसेट्स की बात अलग है। अब इधर आओ, वेयर हाउस की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, हाँ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, और बाकी एसेट्स की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के, बाकी भी तो बिजनेस में एसेट्स होंगे, बाकी एसेट्स की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करने लगा हूं अब। और ये जो टैक्स डेप्रिसिएशन इसने दी हुई है ना, इसमें वेयर हाउस वाले डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, वो क्योंकि हमने मैच जिगर अलग से निकाल लिया ना। चलो जी, टैक्स डेप्रिसिएशन बताओ 2021 की वेयर हाउस के अलावा, इसे क्या हो गया?
जी टैक्स एक्सेप्शन बताएं 2021 की वेयर हाउस के अलावा। 1560 टैक्स डेप्रिसिएशन, अदर एसेट्स ऑफ बिजनेस। कौन से अदर एसेट्स? बोलो बोलो। अदर देन वेयर हाउस। कितना आ गया? 1560। आ जाओ इधर। ये क्या आ रहा है? एक और इनकम टैक्स हमने पे किया है, एडवांस इनकम टैक्स। एक और टैक्स हमने पे किया है, एडवांस इनकम टैक्स। ये पता है क्या होता है असल में? वो जो था ना, उसकी मैंने लॉजिक ये दी थी कि बिजली के बिलों के साथ ना हुकूमत कहती है कोई टैक्स जमा करा दो, तो हम फिर बिजली के बिलों के साथ ना टैक्स जमा करा देते हैं। लेकिन कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि हुकूमत के बंदे आते हैं और हुकूमत के बंदे आके कहते हैं यार वो बिजली के बिलों के साथ तो तुमने 3 लाख जमा करा दिया था, इमरान थोड़ा अभी साल अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू में अभी ज़रा जमा करा दो, थोड़ा और जमा करा दो। तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ा और हुकूमत के रिक्वेस्ट पे जमा करवा देते हैं, एडवांस में जमा करवा देते हैं 480 का। लेकिन मोहतरम, ये एडवांस में जो आपने टैक्स जमा कराया ना 480 का, इसकी ट्रीटमेंट मैं सिकंदर वाले सवाल जैसे नहीं करूँगा। सिकंदर वाले सवाल में ना जो एडवांस इनकम टैक्स था वो खर्चों में पड़ा था। सिकंदर वाले सवाल में एडवांस इनकम टैक्स खर्चों में पड़ा था। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? एग्रीड। सिकंदर वाले सवाल में एडवांस इनकम टैक्स खर्चों में पड़ा था, लेकिन हमारा जो सवाल है आज का, उसमें एडवांस इनकम टैक्स जो ये वाला मैं आपको पढ़ाने लगा ना, ये खर्चों में नहीं पड़ा हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये वाला जो टैक्स है ना, ये वाला टैक्स, ये तो खर्चों में पड़ा हुआ है, लेकिन जो ये वाला टैक्स है ना, कौन सा वाला? ये लास्ट वाला। ये जो लास्ट वाला टैक्स है ना, इसके साथ लिखा हुआ एक्सपेंसेस इंक्लूड टैक्स, तो ये खर्चों में नहीं पड़ा हुआ। अब बोलो खर्चों में नहीं पड़ा हुआ तो इसको उल्टाएं प्रॉफिट में से, या उल्टाने की जरूरत नहीं है? लेकिन एक बात मुझे याद करा दो, इसको एंड पे ना माइनस करना है, क्योंकि इतना टैक्स ऑलरेडी आपका हुकूमत के पास पहुंच चुका है। इसको एंड पे माइनस करना है। और ये एंड पे माइनस करना कहाँ लिखा हुआ है? ये एंड पे माइनस करना ना लिखा हुआ है किधर है? समरीज का चैप्टर, ये देखो पेज नंबर 431 पे देखो, एडवांस टैक्स इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस पे अगर आपको एडवांस पे टैक्स जमा करा दें तो न्यूमेरिकल के एज सबसे एंड पे जाके आपने इसको माइनस करना होता है। डन। क्लियर? चलें आगे। अच्छा, अब यार आप मुझे बता दो, यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली। अब इसकी इनकम्स वगैरह निकालते हैं और आगे मूव करते हैं। 480 का था एडवांस इनकम टैक्सेस का, ये इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के एंड पे हम लेस कर देंगे। और देखो पेज 199 पे क्या लिखा हुआ है, एडवांस इनकम टैक्स अगर गलती से खर्चों में पड़ा हो तो पहले आपने न्यूमेरिकल में ऐड करना है और एंड पे रिक्लासिफाई करके लेस करना है। लेकिन ये वाला मेरा जो एडवांस इनकम टैक्स है सवाल में आज 480 वाला, ये तो लिखा ही नहीं हुआ सवाल में खर्चों में पड़ा है, इसलिए मैं इसको सिर्फ लेस कर दूंगा। वैसे बताओ प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या ये खर्चा माइनस हो गया? नहीं माइनस हुआ, अगर हुआ होता तो बताता। और ये वाला जो इनकम टैक्स एडवांस में, ये खर्चों में माइनस हो चुका है, इसलिए इसे मैंने ऐड किया और एंड पे इसको लेस भी करूंगा। तो मोहतरम अब हमारी ना, जब मैं न्यूमेरिकल का फेस आऊँगा तो उससे 4 चीज़ें रह गई हैं। न्यूमेरिकल के एंड पे कहीं ये 3 लाख माइनस करना है,
और इसकी ज़कात माइनस करनी है न्यूमेरिकल में, और अदर इनकम में मैंने कैपिटल गेन इनकम निकालनी है, और ये जो एंड पे माइनस करना है। ये 3-4 चीज़ें न्यूमेरिकल के फेस पे रह गई हैं। तो चलो न्यूमेरिकल का फेस ख़त्म करें। मिस्टर कतील, यार ये ज़रा ना टोटल्स करवा दें, आप लोग ज़रा टोटल चेक कर दें, टोटल में कोई एरर ना हो। Mr. Katil, income and tax thereon. Tax year 2021. Income from business. हाँ जी, क्या जवाब आ रहा है? बताओ बताओ। हाँ टोटल, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक। डबल फॉर डबल सिक्स, हाथ खड़े कर दें, डबल फॉर डबल सिक्स। ओके, अच्छा 1 मिनट और दे दें मुझे ज़रा, पूरे न्यूमेरिकल्स की ना फिगर्स एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ, वो ज़रा मुझे चेक करा दें, कोई ऊपर एरर ना हो। जी, कतील का प्रॉफिट कितने जी? 2809। इंटरेस्ट ऑन लीज मशीनरी कितने जी? 36। इसको ऐड करना है। ये जो फाइन आपने कस्टमर को पे किया है इसकी टेंशन नहीं लेनी, अकाउंटिंग डेफिसिएंट आपने ऐड कर देनी है 2499। इसके बाद आगे चलें जी, 450 आपने जो लाइसेंस की कॉस्ट है, लाइसेंस की कॉस्ट एसेट्स होती है, ये एक्सपेंस नहीं होती, तो 450 को ऐड कर दें और 450 को जरा डिवाइड करो 15 से, 30 आ गया, ये 30 माइनस कर दें। नेक्स्ट, इसकी भी रिक्लासिफिकेशन थी लेकिन साथ ही कर दी थी मैंने, ऐड करके साथ ही लेस कर दिया। अच्छा, व्हीकल टैक्स बिजनेस का नॉर्मल खर्चा अलाउड है। ये के इलेक्ट्रिक को जो आपने ट्रांसफार्मर के पैसे दिए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जो एडवांस में टैक्स जमा करवाया है, और जो कैश डोनेशन है, और जो ज़कात है, ये चारों बिजनेस के खर्चे नहीं हैं। 185, 365 और 1401, ये चारों बिजनेस के खर्चे नहीं है। इसके बाद आपने गवर्नमेंट को फाइन पे किया है, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये 25 आ गया। आगे चलें जी, कैपिटल गेन इनकम को यहां से बाहर निकाल देने, -1200 करके रेंटल को माइनस कर देने। कैपिटल गेन इनकम को बाहर निकाल दिया, ये 1200, और रेंटल को माइनस कर दिया, और इन द एंड वेयर हाउस की कॉस्ट पकड़ी, और कॉस्ट पकड़ के उस पर 10% बिल्डिंग का रेट लगाया, फिर 50% का फैक्टर लगाया, मेरे ख्याल से 244 ही आ रहा था, 244 आ गया, और इन द एंड टैक्स डेप्रिसिएशन आपकी आ रही है 1560। चले जी, ओवर चले करो आप लोग। इनकम फ्रॉम बिजनेस बताओ यार, अब डबल फोर डबल सिक्स, ये बताओ रुपीज इन 1000। यार अब एक बात करूंगा मैं आपसे, उसको बड़ा गौर से सुनना है आपने, कि यार ये जो कैपिटल गेन इनकम है, अकाउंटिंग के टीचर सोचते होंगे शेयर 1 साल के अंदर बेचे हैं, 1 साल के बाद बेचे हैं, तो ऐसा कर लो। अकाउंटिंग के टीचर तो सीधा सीधा 1200 गेन निकालते होंगे, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। लेकिन जब आप रिक्लासिफाई करोगे ना कैपिटल गेन इनकम को, तो याद रखना, देख लेना खरीदने और बेचने के दरमियान कितना अरसा है। बोलो खरीदे कब? 1 अगस्त 16 को, बेचे कब? हमारे साल, तो 16, 17, 18, 19, 20, ये तो 1 साल से कितना ज्यादा है? तो बताएं, हाँ कितना ज्यादा है? हाँ, तो वो 4 बिल्डिंग नहीं है, 4 साल से ज्यादा है, उस तरह ना सोचिए। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, ज्वेलरी, मैन्यूस्क्रिप्ट, अगर 1 साल से ज्यादा रख के बेचें तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखना, इनकम से निकालना कितना होता है?
इनकम से उतना निकालना होता है जितना उसमें पड़ा हो। इनकम में पड़ा ही कितना था? 1200। तो जो बिजनेस इनकम जब मैं निकाल रहा था तो माइनस कितना किया? 1200। 1200 माइनस कर लिया। अब डालना कितना है वो डिपेंड करेगा हमारा होल्डिंग पीरियड कितना है। ठीक है जी। अब देखो इधर माइनस कर दिया मैंने 1200 किया, माइनस कर दिया कैपिटल गेन इनकम। इधर ऐड भी 1200 कर दो। नहीं, थोड़ी सी अकल लगा लो, थोड़ी सी अकल लगा लो। ऐड 1200 ना करूं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अकाउंटिंग वाले टीचर ने तो पूरा ही गेन निकाला होगा, 3/4 श्योर उनको नहीं आता। तो जितना, एक बात बस सुन लो, जितना इंक्लूड हुआ करेगा ना उतना आपने निकाल दिया करना है। लेकिन जब रिक्लासिफाई करने की बारी आएगी तो जरा याद रखना है आपने कि रिक्लासिफाई करते हुए कैपिटल गेन इनकम उतनी डालना जो लॉ के रूल है। रिक्लासिफाई करते हुए लॉ के रूल को ध्यान में रखो। आप बताओ लॉ का रूल क्या है? लॉ का रूल ये है कि कैपिटल गेन इनकम अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर से आ रही है तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलो गेन कितना है? 1200। इसको मल्टीप्लाई करो 75% से, कितना आ गया? 900। क्लियर? चलो जी, टोटल इनकम बताओ। टोटल इनकम 5366। अच्छा जी, रिक्लासिफिकेशन जरा देखते रहो कौन कौन सी है। ये स्काई ब्लू मिटा रहा हूं मैं, देखना इधर व्हाइट बोर्ड पे देखना। ये स्काई ब्लू मिटा रहा हूं मैं, ज़कात वाला स्काई ब्लू भी मिटा रहा हूं। 1401 ज़कात सुबह छोटा सा न्यूमेरिकल किया था ज़कात वाला, उस तरह बिजनेस का खर्चा नहीं थी ज़कात, फिलहाल ऐड कर दी थी, फिलहाल ऐड कर दी थी, लेकिन इसको फिर रिक्लासिफाई करके माइनस कर देंगे। लेस ज़कात। जी मोहतरम, ज़कात कितनी? 25 नहीं, 1401 है। 1401। चलो जी, ज़कात माइनस करके बता दो टैक्सेबल इनकम। 3965। क्लियर? अब जी मैंने इसका क्या निकालना है बोले तो टैक्स। अच्छा यार, एक सवाल में मैं चेंज करा रहा हूं। असल में ना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के कॉन्टेक्स्ट में आईकैप से मेरी ज़रा डिस्कशन चल रही है थोड़ी सी कि ये न्यूमेरिकली आप लोगों के लेवल पे टेस्ट होगा या नहीं होगा। इसलिए ना मैं फ़िलहाल मैन्युफैक्चरिंग को काट के ना ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और कल परसों की क्लास में मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी दोबारा कर लूँगा जहन में रहा, वरना आइंदा इंशाल्लाह आईकैप से एक दफ़ा कम्युनिकेशन फाइनल हो जाए तो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो इसलिए फ़िलहाल इसको ना ट्रेडिंग कर दें मैन्युफैक्चरिंग की जगह। सर क्यों करवा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, किसी दिन बात कर लेंगे इस पर, छोड़ें अभी। ताकि एसएमई होती है मैन्युफैक्चरर, ताकि आपका एसएमई की तरफ जहन ना जाए, जो छोड़ो ट्रेडिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ पेज 1200 के टॉप पे मैंने ट्रेडिंग करवा दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग काट के ट्रेडिंग करवा दिया है। ओके, अब मोहतरम मुझे ये बताओ, ये ना पढ़ो, इग्नोर मिनिमम टैक्स। ये सेक्शन 113 भी हमने पढ़ा ही नहीं बिजनेस के चैप्टर में, तो इग्नोर करना है तो फिर हमें तो पता ही नहीं है क्या इग्नोर किसे करना है। और शो ऑल रेलिवेंट एक्सक्लूजन्स, सारी एक्सक्लूजन्स को दिखाओ, जिन जिन चीजों को हमने एक्सक्लूड किया है उनको भी जीरो डाल के हमने शो किया है। अच्छा चलो यार, मैं बात कहीं और कर रहा था। टैक्स मैंने निकालना है चैप्टर 4 पे, 3965,000। तो निकलवाओ यार 3965,000 पे टैक्स। बस 1-2 मिनट में फिर क्लास खत्म करें। 3965,000, ये टेबल 1 लगेगा, खाली बिजनेस इनकम कमा रहा है। 3965,000 निकालो यार। ओ भाई सारे इधर देखो, 3965,000 ये लगेगा ना सीरियल 6, 3965,000। तो 3,07,000, 17,000 जमा 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 मिलियन। 3,70,000 जमा बोलो 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 मिलियन। ओके,
कितनी बढ़ रही है जी 3 मिलियन से? 9,65,000। ग्रैंड टोटल बता दें जी। 6,112 6,112 आ रहा है आगे 250 नहीं 6,112 तो नहीं ना यार 6,11250 आ रहे हैं ना, लेकिन आखिर से मैं 250 उड़ाऊंगा क्योंकि मैं रुपीज इन 1000 में कर रहा हूं, तो 611 रह जाएगा 611। चलें जी नोट। रीचेक तो नहीं करने की जरूरत? कंफर्म है? कंफर्म है, रीचेक तो नहीं करेंगे? ओके अच्छा जी, एक रिक्लासिफिकेशन हो रहेगी। अच्छा ये न्यूमेरिकल का जरा फॉर्मेट देख लो इधर, कौन सा चैप्टर है? 20 है ना, समरीज। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट देख लो। सैलरी आ गई? नहीं है, नहीं। बिजनेस आ गया? जी है। कैपिटल गेन इनकम आ गया? जी है। अदर सोर्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। टोटल इनकम आ गई? जी आ गई। सिक्योरिटीज नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ज़कात आ गई? जी आ गई। टैक्सेबल इनकम एंड एनटीआर आ गई? जी आ गई। फॉरेन टैक्स रेट नहीं है। 61 to 63 का टैक्स रेट नहीं है। टैक्स ऑन सिक्योरिटीज नहीं है। डिस्पोजल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। डिविडेंड इनकम नहीं है। डिविडेंड इनकम माइनस करना नहीं है। एंड पे रहेगा एडवांस टैक्स पेड ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा कितने मौकों पे वैसे हमने एडवांस टैक्स पे किया? 2 मौकों पे। एक आपको याद होगा वो रिक्लासिफाई करने वाला था, और एक ये बिजली के बिलों वाला था, ये 3 लाख वाला, और एक एंड पे ये जो 480 है, ये दोनों आप माइनस करेंगे। लेस एडवांस इनकम टैक्स। इतना मैंने एडवांस में जमा करवा दिया हुआ है, वो मुझे माइनस करने दो। कितना? 300 ये वाला, ये यहां ऐड किया था, यहां लाके माइनस कर दो। ऐड करने की क्या वजह थी? बिजनेस का खर्चा नहीं था, खर्चा नहीं था इसलिए उसको ऐड कर दिया था, और जो जगह इसकी बन रही है वहां लाके इसको माइनस कर दिया। जमा 480 जी 780। जवाब 169। रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, नहीं लॉस नाम नहीं इसका होता, रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। ये टैक्स आप हुकूमत से वापस ले लेंगे। ठीक है जी, और क्लास ओवर करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 1 मिनट, मेरी कोशिश होगी कि ये जो अगला लेक्चर है ना, मैं मंडे को सुबह सुबह अवेलेबल कर दूं, और क्या कहते हैं, शायद आज डबल रिकॉर्डिंग करवा के आज रात को भी शायद मंडे वाला अवेलेबल कर दूं, लेकिन अपलोड होने के ना थोड़ी देर बाद देखा करें, 2-3 घंटे बाद वो यूट्यूब के प्रोसेस से गुजर के 720 पिक्सल पे आता है, तो इसलिए दूसरा लेक्चर हो सकता है जल्दी अपलोड हो जाए। भाई ये बातें मैं फ़िज़िकल वालों के लिए कर रहा था, ऑनलाइन का तो अपना सिस्टम चल रहा है।